नमस्ते बच्चों। बहुत अच्छा। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग अपना अपना। वीडियो ऑन कर लीजिए और जिससे जो क्वेश्चन पूछेंगे, बस सर आ गए हैं, आपका क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है आर्यन बेटा, जो आपका प्रश्न था सर से पूछ पाएंगे। उस दिन आपने पूछा था ना एक प्रश्न। आर्यन बेटा, आर्यन जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उस दिन कि हम एनर्जी को टैप क्यों से नहीं कर सकते, जो आपका आइडिया था, बोले थे ना आप कि मेरा ये आइडिया है, मैं एनर्जी को टैप करूं जो ब्रेकर पे होता है, स्पीड ब्रेकर पे। आज वो सर आएंगे, उनसे पूछना है बेटा, ठीक है। इसीलिए वो क्लास हो रही कि आपने उस दिन प्रश्न पूछा था। ठीक है बेटा। उस दिन आपने प्रश्न पूछा था, वो सुनाई नहीं दे रहा। डू यू रिमेम्बर द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड हाउ टू टैप एनर्जी ऑन ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर? हाँ। Yes, same question will be answered today. For that only, today new teacher is coming. He is working in oil sector. You can ask any question to him regarding energy. कुछ भी जो आप नया आइडिया हो एनर्जी कैसे निकालते हो, ठीक है ठीक है। अच्छा सूर्यांश, जो आपने वीडियो भेजा है जो डांस वाला, उसमें हम मैया ने पहचान, आप दो लोग हैं ना, तो दोनों का नाम उसमें थोड़ा लिखिए। देखिए अच्छा सर ज्वाइन कर लिए हैं। सूर्यांश बेटा, आपका उसमें नाम क्या है? डांस का वीडियो आपने भेजा, सौरभ और सर आपने भेजा था ना एक डांस का वीडियो, पीले रंग की टी शर्ट बेटा। सौरभ और ऋषभ सर मेरा नाम ऋषभ और भैया का नाम सौरभ। आपने वो डांस वाला वीडियो भेजा था ना एक? यस सर। हाँ, उसमें एक्चुअली वो अपलोड नहीं हुआ, नाम आपका नहीं क्लियर है। सौरभ ऋषभ दोनों रहता है, इसलिए मैं, आपका नाम ऋषभ है। हाँ सर, मेरा नाम ऋषभ है, इसका नाम सौरभ। अच्छा ठीक है बेटा, तब मैं उसको चेक करूँ। सर हम सर रजिस्ट्रेशन कर दिए थे सर हम दोनों। हाँ बेटा, रजिस्ट्रेशन सभी लोग करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको। हाँ बेटा बोलो श्रीवास। सॉरी श्रीवास, बोलो बेटा। सर मुझे ये दिक्कत है कि आप जूम के अलावा और किसी पे क्लास नहीं चला सकते। चला सकते हैं अच्छा, लेकिन आप लोग उसको ऑन नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत है। सब लोग एबीपी आज तक पे ये सब आ चुका है कि जूम सेफ नहीं है। किसने बोला? अरे सर आज तक पे एबीपी न्यूज पे सब पे आ चुका है। बेटा गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ो, आपको मिल जाएगा। न्यूज मत जाओ, न्यूज बहुत को न्यूज वाले बोलते हैं उनके काम। गवर्नमेंट भी बोल रही है। कहाँ बोल रही है? आप दिखाओ, आप मुझे दिखाओ गवर्नमेंट की गाइडलाइन। मैंने गवर्नमेंट गाइडलाइन भेजता रहता हूँ, वही गवर्नमेंट गाइडलाइन है जो मैं भेजता रहता हूँ ग्रुप में, आप पढ़िए। उसमें ये लिखा है कुछ सावधानियों के साथ यूज करना है, ये नहीं बोला है कि वो है प्राइवेट गवर्नमेंट। बहुत लोगों का बैंक भी हैक हो चुका है। किसका हुआ है बताइए। मैं तो गोरखपुर के मंत्री का हो चुका है। किसका? अरे राजनाथ सिंह का हो चुका है। ऐसे मत बोलो बेटा, किसी का नाम मत ले लो, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा तो इसीलिए मैं बोलता, कोई शब्दों का बहुत महत्व है, बोलने से पहले ऐसा कुछ सोच लेना चाहिए। आप जो बोलते हैं ना सेफ नहीं है, ऐसे नहीं है, देखा करो, आप पहले गाइडलाइन पढ़ो। मैंने गाइडलाइन पढ़ी है, गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि कुछ सावधानियों के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक पोस्ट बनाई, भेज भी रहा हूँ बार बार। टीवी देख के न्यूज वाले तो वो दिखाना चाहते हैं जो दिखाना चाहते हैं, और वही आपके मुंह से बुलवाना चाहते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के और ये देख के नहीं, पहले आप रियल फैक्ट जाके चेक किया करो।
आप रियल फैक्ट चेक करो, मुझे गवर्नमेंट का गाइडलाइन दिखाओ यहाँ लिखा हुआ, तब मैं मानूंगा। ऐसे न्यूज वाला मत दिखाए, न्यूज में तो वो एक लाइन अपने काम का दिखाएगा, न्यूज में जिससे उनका टीआरपी बढ़े, लोग उनको देखें बार बार, आप जाएंगे बार बार उसको देख के क्लिक करके जब सब जगह भेजते। कितने लोग ग्रुप में ऐसे हैं जो टीवी का मुझे स्क्रीन का फोटो भेज, देखिए इस चैनल पे ये दिखाया है, चैनल फिर मैं बोलता हूँ गाइडलाइन दिखाइए, गाइडलाइन कुछ नहीं है। चैनल वाला अपने काम का चीज दिखाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लोग देखें, वो नहीं दिखाता जो सही है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होंगी, सेक्रेट मीटिंग्स, वो सब जूम पे नहीं होंगी, और प्राइवेट वाले अगर इसको यूज करना चाह रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस है, उसके साथ इस ऐप को यूज कर सकते हैं। वो प्रिकॉशंस हम लोग अधिक से अधिक फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये है बेटा। तो प्रिकॉशन ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बाकी आप ऑप्शन कह रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है आप बताओ, एक ऑप्शन बताओ। एक ये जूम सॉफ्टवेयर अमेरिका का है, आप दूसरा अमेरिकन ही बोलते हो, आप इंडियन सॉफ्टवेयर बताओ ये वाला है। आते हैं लोग, गए गूगल हैंग आउट कर लो, वेबएक्स कर लीजिए, तो वेबएक्स कहाँ का सॉफ्टवेयर है, गूगल हैंग आउट कहाँ का सॉफ्टवेयर है, वो सब बाहर के बेटा। जब इंडियन बन जाएगा तो हम इंडियन पे चले जाएंगे, अभी इंडिया के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इंडियन सॉफ्टवेयर, आखिर हम लोग पैसा महीने का आपकी इस क्लास के लिए 5,000 रुपये महीना जूम को दिया जाएगा, जो आपकी क्लास चल रही है, आपसे तो नहीं लिया जाएगा, हम लोग 5,000 रुपये महीना इसका पे करते हैं सॉफ्टवेयर का। तो 5,000 रुपये बाहर जा रहा है, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, हमें भी कष्ट होता है इस बात को लेकर, लेकिन जब कोई इंडियन प्रोडक्ट आ जाएगा तो हम इंडियन पे फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमेशा आज से एक बार ध्यान दिया करिए, कोई भी चीज बिना जाने नहीं बोलना, शब्द आपके अपने शब्दों की वैल्यू करना सीखिए, आपके शब्दों का बहुत महत्व है, ये बात ध्यान है। मैं एक शब्द भी बोलता हूँ तो उसकी वैल्यू देखिए क्या ये सही है, ठीक है बेटा, समझ गया आज से। इसीलिए शब्दों को हमेशा बिल्कुल जो कहते हैं तौल के बोलना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मुंह से नहीं कुछ भी निकल गया बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए। हाँ आदित्य बेटा बोलो बेटा। सर आज की क्लास किस चीज पर होने वाली है? आज की क्लास बेटा होगी एनर्जी पे, एनर्जी क्या है, कैसे तरह तरह से एनर्जी आपको मिलती है। जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल कहाँ से आता है, ये कहाँ से बनता है, आपके घर तक, आपकी गाड़ी तक कैसे पहुंचता है, उसी के लिए सर क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा। सर वो माइनिंग वाले टॉपिक पर है क्या कुछ? हाँ माइनिंग वाले टॉपिक पर है कुछ? क्या मॉर्निंग वाले? माइनिंग। माइनिंग, हाँ बेटा, ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग कर सकते। ऑयल की माइनिंग कहाँ होती है बताएंगे, कहाँ ऑयल की खुदाई होती है, तेल का कुआं कैसे दिखता है, वहां से तेल कैसे निकलता है, फिर क्या क्या होता है, वो डीजल बनता है, पेट्रोल बन जाता है, वो सब बताएंगे। सर मुझे आयरन और गोल्ड और सिल्वर और की रियल फोटो देखी थी। हाँ वो बेटा अभी आगे आएगा, आज तो ऑयल का माइनिंग हम देखेंगे, ठीक है, वो भी लाइन से आगे आएगा। सर लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए आपके, मैं एक बार बात करता हूँ सर से। विजयन सर आप क्लास में हैं, प्लीज वीडियो ऑन करें। अच्छा दिख गया, हाँ ठीक ठीक ऑन हो गया, ठीक है बेटा। अब प्रेयर करके हम लोग क्लास शुरू करेंगे, सर आए क्लास में, ठीक है। पापा। हाँ धवल बेटा बोलो। मैं कर सकता सर, प्रेयर मैं कर सकता हूँ क्या आज? हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप कर दो, कोई बात नहीं। ओके सर। चलो आप प्रेयर करो, चलो बेटा। Strength is life, weakness is death. 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 सर थैंक यू बेटा। अच्छा अब सर को आप स्क्रीन पे मैं लाने चल रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लाने, देखिए अब एक सर लिख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अनदर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ का है, मुझे इंडियन प्रोडक्ट कोई हो तो प्लीज बताएं, मुझे बाहर का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जूम भी बाहर का है, आप भी बाहर का, मुझे इंडियन कोई प्रोडक्ट हो कि हाँ ये इंडियन सॉफ्टवेयर है जो एक काम करता है। तो ऐसे जो है मुझे बाहर का ऑप्शन में जानता हूँ, ये क्लास लेने के पहले मैंने 50 सब चूज करके तब यहाँ तक पहुंचा, इसलिए प्लीज जो है अननेसेसरी जो है कोई इंडियन सॉफ्टवेयर है तो बताएं बच्चों। मैं सब आप लोगों से करा, गूगल भी यहाँ का नहीं है, आप इंडियन प्रोडक्ट, गूगल वहीं का है जहाँ का जूम है,
जूम भी वहीं का है जहाँ का, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट भी वहीं का कंपनी है। आप प्लीज कोई इंडियन प्रोडक्ट हो तो बताएं। अभी मैं जानता हूँ इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, कुछ एक बन रहा है तो बन जाएगा, हम उस पर चले, ठीक है। अननेसेसरी उसमें टाइम ना वेस्ट करें जो है। अच्छा, अब मैं सर को अनम्यूट करता हूँ आपके। अच्छा सर, आपकी स्क्रीन पे आएंगे और सर का आवाज आ रहा है, ये दो चीज आप लोग बता देंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं सर का परिचय थोड़ा सा आपको देता हूँ। जो सर है भारत पेट्रोलियम में काम करते हैं, और वहाँ पे टेरिटरी कोऑर्डिनेटर हैं सर। सर की पढ़ाई जो है, सर ने बीटेक किया है और MBA किया हुआ है, ठीक है बेटा। और बाकी अपना परिचय सर खुद आ रहे हैं, सब बताएंगे। नमस्ते इज इंडियन सॉफ्टवेयर इज कमिंग, व्हेन इट विल कम देन लेट मी नो। अभी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, अननेसेसरी जो अपने शब्दों को वैल्यू को समझिए। आप सभी लोग, मैं कह रहा हूँ, हमेशा शब्द को सोच के बोलिए, अपने शब्दों की वैल्यू को प्लीज कम ना करें। हाँ ठीक है, विशेन सर आपको अनम्यूट कर दिया है, सर को मैं स्क्रीन पे बुला रहा हूँ। हाँ विशेन सर, आप स्क्रीन पे भी आ गए हैं। आप थोड़ा सा अपना अपने बारे में परिचय देके और फिर जो है आप शुरू करेंगे। मेरी आवाज सभी को आ रही है? सभी लोग बताएं, सर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सर की आवाज आ रही है आपको? बहुत ही अच्छा। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह बिसेन है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीटेक हूँ 2003 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और इसके बाद मैं भारत पेट्रोलियम कंपनी की नौकरी में आ गया। भारत पेट्रोलियम कंपनी की नौकरी करते हुए मुझे लगभग 15 साल हो गया है और नौकरी में रहते हुए मैंने MBA भी कर लिया है। तो आज का जो सेशन है वो पेट्रोलियम सेक्टर में क्या होता है, तेल कैसे बनता है कच्चे तेल के फॉर्म में, और वहां से कैसे आपकी गाड़ी तक या घर तक पहुंचता है, इसकी पूरी जो यात्रा है उसकी रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी को कोई सवाल है या कोई स्पेशल सवाल है तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर कोई पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसमें कोई सवाल है तो तुरंत पूछ लें। अगर कोई जनरल नेचर का सवाल है, आपको जो पॉइंट चल रहा है उसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो उसको पार करके रख लें, बाद में हम कवर कर लेंगे। ठीक है सर, शुरू करें फिर। हाँ, मेरे ख्याल से 18:34 हो गया है और हमने 18:30 का टाइम दिया था, तो शुरू किया जा सकता है। सुभाष भाई प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, अभी सुभाष भाई ने लिखा था एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब आप हिंदी में समझें तो जो ताकत होती है, जिसको हम ताकत कहते हैं, वो ऊर्जा है। वो हमारे शरीर को मिलती है जब हम भोजन करते हैं या अन्य रूपों में मिलती है। हम धूप में बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं, या किसी भी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे हमको काम करने की ताकत मिलती है। इसी तरीके से संसार में जितनी भी चीजें गतिमान हैं, सबके पीछे ऊर्जा किसी न किसी रूप में होती है। तो अभी हम बात करें कि ऊर्जा कितने तरह की होती है, तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे 6th-7th की पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं इन स्टैंडर्ड्स में, उनको ये मालूम होगा कि ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। सभी को मालूम है? एक दो बच्चे लिखें यस। अच्छा बच्चों ये बताओ, किसी को मैं सर अनम्यूट करके देखता हूँ। बच्चों आप बताओ, ऊर्जा क्लियर है जो सर बता रहे हैं? जहां भी काम करने की क्षमता हो जाए वही उसी को कहते हैं ऊर्जा है। शताक्षी बेटा बताओ, ऊर्जा क्या क्लियर है, एनर्जी क्या है? नो सर। नो। अच्छा बेटा, इस समय आप जिसे नो बोला आपने, तो आपने कुछ बात बोल दिया है कि नहीं? अब नो बोलने के लिए तो आपको एनर्जी चाहिए ना, कैसे आपने बोला? बिल्कुल सही बात। हाँ, अगर आपने नो बोला, कोई भी देखे बैठे बिना एनर्जी का आप बोल नहीं, जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हैं उसी को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप किसी देखिए मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आपको हाथ ऐसे ऐसे दिख रहा है, मेरा हाथ देखिए मैं दिखाऊँ तो देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, बिना ऊर्जा के हम नहीं। अगर मैं ऊर्जा नहीं रहेगा तो मैं ऐसे कर हाथ पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं दिखता। ऊर्जा है तो ऐसे ऐसे हो रहा। जहां कुछ भी काम किया जा सके उसको ऊर्जा कहते हैं बेटा।
कृत्या बेटा ये क्लियर हो गया ऊर्जा? यस सर। हाँ, अब बताओ आपने यस सर बोलने के लिए ऊर्जा खर्च हुई? क्या बोल रहे हो? यस सर बोलने के लिए ऊर्जा खर्च हुई? हाँ। हाँ, तो अब वही बेटा वो ऊर्जा कहाँ शरीर में आती वही सर बताने चल रहे हैं, ठीक है? ऊर्जा कहाँ कहाँ से आती बताओ आप लोग, एक एक लोग अलग अलग चीज बताना। चलो जिनका हरिम लिख के आ रहा है बताओ बेटा ऊर्जा कहाँ से आती है? बोलने में हरिम HRIM बताओ बेटा ऊर्जा कहाँ से? कहाँ से बेटा? खाने से। खाने से। देखा एक बेटा ने बोला हाँ खाने से। हर्षी बेटा दूसरा बताओ ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन, जैसे कि जो विटामिन डी सर जो हम लोग को मिलती है धूप। धूप से, हाँ ठीक है। श्रिया बेटा तीसरा बताओ, ऐसे 4-5 लोग बताओ ऊर्जा कहाँ से मिलती है श्रिया? और बताओ कहाँ से मिलती है एनर्जी? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? देखो एक ने बेटा ने बोला खाने से मिलता है, एक किसी ने बोला धूप से। और बताइए आप तीसरा चीज, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप वेजिटेबल। क्या बेटा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल्स। अगला चीज आ गया सूर्यांश बेटा, और बताओ ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है और सर योगा से भी मिलती है। योगा से मिलता है, वाह बहुत अच्छा। देखिए योगा से एनर्जी मिलती है। आदित्य बेटा बताओ आप, आदित्य कंवर। पता बेटी सन बोला था आपने? अरे पूछ रहे हैं आपसे, बताओ। नहीं, अच्छा चलिए, ऐसे बहुत जगह बेटा ऊर्जा मिलती है। आप खाने से मिलता है, पापा आपसे प्रेम करते हैं, प्यार से बात बोल देते हैं, उससे ऊर्जा मिल जाती है कि नहीं? अगर पापा से आपने कोई सामान मांगा, पापा ने आपको नहीं दिया तो आपको ऊर्जा डाउन हो जाता है, लेकिन पापा ने वो गिफ्ट दे दिया तुरंत देखिए ऊर्जा मिल जाती है कि नहीं? है पापा कोई चीज देते हैं तो ऊर्जा मिल जाती है। अनुष्का बेटा है ऐसा, सही कि नहीं? अनुष्का शर्मा बोलो बेटा। ये सारे ऊर्जा के अलग अलग चीजें हैं। आपको जब भी काम करने की क्षमता मिल जाए उसको ऊर्जा कहते हैं, ठीक है सर? आगे चलें विशेष सर। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में जब सबको स्पष्ट हो गया है सारे बच्चों को, तो अभी किसी बच्चे ने लिखा भी था कि ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में वो ऊर्जा के सोर्स होते हैं, ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी हमेशा रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी हम लोग रहेंगे। तो सूरज की रोशनी से अगर हम सोलर पैनल से ऊर्जा बना रहे हैं और उसका कहीं उपयोग कर रहे हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये लगातार चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। इसी तरीके से हवा है, विंड एनर्जी अगर हम यूज करते हैं तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसी तरीके से हाइड्रो पावर एनर्जी है, पानी से अगर हम ऊर्जा बना रहे हैं तो जब तक पानी है तब तक चलेगा। इसी तरीके से जो भी प्राकृतिक वो चीजें हैं जो लगातार हमें मिलती रहती हैं, सूरज की रोशनी जैसे, या हवा है या पानी है, उनसे बनने वाली ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। दूसरे टाइप की जो ऊर्जा होती है वो होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा के वो स्रोत जो सीमित हैं, जिनको बहुत जल्दी बनाया नहीं जा सकता, जो हमारे पास एक भंडार है उसका उपयोग करेंगे और उस भंडार को हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करेंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं? कोयला है, या तेल है, या न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर में भी कोई मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसकी मात्रा सीमित है। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। तो जो इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें फॉसिल फ्यूल ऑयल लिखा हुआ है, इसलिए नेचुरल गैस को अलग से लिखा हुआ है। सभी को ये क्लियर है? हाँ सर, एक मिनट में इनसे बच्चों से पूछता हूँ। अच्छा बच्चों सभी लोग बताओ जो है कि जो सर ने बोला एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दोनों क्लियर है आप लोगों को? हिमानी बेटा बताओ, हिमानी बता यस सर। क्या होता है Very बेटा? आप बताओ, आपकी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? विशेष सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हिंदी में कहेंगे? इसको मेरे ख्याल से नेचर से जो एनर्जी मिलती है उसे रिन्यूएबल बोलते हैं। बहुत। नेचर से तो बेटा पेट्रोलियम भी नेचर से तो मिलता वो भी है, मिलता है जो खत्म नहीं हो, जो कभी जैसे सूरज से आपने अब सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप पानी से कोई ऊर्जा निकाल लीजिए
तो वो कभी नहीं खत्म होगा, है कि नहीं बेटा? हम्म। समुद्र का पानी देखिए हमेशा, अगर उससे आप एनर्जी बनाना शुरू कर दिए तो वो है रिन्यूएबल, जिसको जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो जो खत्म हो जाएगा वो, जो हिंदी में आपने कहा सुभाष भाई, हाँ रिन्यूएबल एनर्जी को कहते हैं अक्षय ऊर्जा, अच्छा अच्छा है, हाँ ठीक ठीक नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा। हाँ हाँ ठीक, अक्षय ऊर्जा और दूसरे ठीक है। अब मैं तो नेक्स्ट अक्षय का क्या मतलब है हिंदी में बच्चों को? मैं बता दूं, हाँ हाँ क्षय होना मतलब होता है समाप्त होना, या जो कोई चीज अगर घटती रहे तो हम बोलते हैं कि क्षय हो रहा है। हाँ अगर आ लगा दें उसमें हिंदी में उससे पहले तो उसका विलोम हो जाता है। तो अक्षय का मतलब जो चीज कभी ना घटे। तो अक्षय ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा हमेशा रहे और कभी कम नहीं हो। बहुत। अब बताओ नम्रता बेटा, ये क्लियर है? एकदम क्लियर है ना ये? रिन्यूएबल क्या हुआ? रश्मि, जिनका नाम है रश्मि सिंह, बताओ बेटा, बोलो बेटा। देखो बेटा, अभी आप लिख रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, बोलने का मौका में तो आप हंस रहे हैं। बोलो बेटा। आई नो द आंसर, आई नो द आंसर नहीं, ये फिर ये तो फिर क्या, आई नो द आंसर करना ये ठीक नहीं। ठीक है चलिए, आपको छोड़ देते। ठीक है, हाँ चले विषय में आगे चले। तो ये ऊर्जा का प्रकार और ऊर्जा के बारे में हमने जो चर्चा की, ये सिर्फ इसलिए की कि आगे जो हम पेट्रोलियम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पहले ये बेटा क्लियर है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि जो पेट्रोल है कुछ दिन में खत्म हो ही जाएगा। सूरज की रोशनी, पानी, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अगर पानी से ऊर्जा बन जाता है तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपका क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी से आपने बना लिया, कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपने हवा से बना लिया, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर पेट्रोल वाली ऊर्जा, ये खत्म। क्लियर है? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा जस्ट एक मिनट सर, विधु कहाँ हो? विधि और सिद्धू क्या बेटा बताओ, फिंगर रेस करो बेटा, कहाँ पर हो आप? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। विधि और सिद्धू प्लीज फिंगर रेस करो बेटा। हाँ देख गया। हाँ बताओ बेटा, क्या नहीं समझ में आया? सर रिन्यूएबल एनर्जी समझ आ गया सर, लेकिन सूरज भी तो एक दिन खत्म हो जाएगा सर, वो भी तो एक तारा है सर। तो फिर वो नॉन रिन्यूएबल में क्यों नहीं आता? हाँ मैं बताऊं उसका जवाब? हाँ बताएं सर। ये इसलिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन जब सूरज खत्म हो जाएगा तो हम जीवित रहेंगे क्या? हाँ बेटा, हमारे जीवन काल में, ये एक्चुअली विशेष सर इसरो की एक दीदी आई थी, उन्होंने क्लास लेके पूरा अंतरिक्ष में इनको घुमा दिया है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये बेटा क्लियर, हम अपने जीवन काल में देखें। सर मुझे भी पूछना है। बोलो बेटा। पूछो बेटा। सर मतलब जो ऐसे केमिकल एनर्जीज और वो एनर्जीज वो सब होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते? हाँ बेटा, जैसे हमारे जीवन काल में, हमारा जीवन, हम अधिक से 100 साल जीवित रहेंगे। आप और सर नेचुरल एनर्जीज वो हो सकते हैं खत्म कि नहीं? नेचुरल तो सारे हैं बेटा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ऐसे बोलिए। नेचुरल तो सारे हैं, जो नॉन रिन्यूएबल, जैसे पेट्रोल है खत्म हो जाएगा, डीजल है खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज वाली रोशनी खत्म नहीं। वो अगर पेट्रोल अभी इतना ही है कि हम लोग अगले 200 साल तक में खत्म हो जाएगा, यानी 2-3 पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। जब आप दादा बनेंगे, आप दादी बनेंगी, आपके बच्चों के पास रहेगा ही नहीं। सर तब तक तो इलेक्ट्रिक का सब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक का सब कुछ हो जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक के लिए कोयला चाहिए, इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगा? सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हवा से कर सकते हैं ना सर? हाँ तो वो तो रिन्यूएबल, वो हो गया ना, रिन्यूएबल आ गया। हाँ रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गया सर। हाँ वो नहीं, वो रिन्यूएबल हो गया, हवा से आगे तो रिन्यूएबल हो गया सर। हाँ सुभाष भाई, अभी ये जो चर्चा है, जो बच्चे कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है इस टॉपिक को लेकर। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है कि जब पेट्रोल खत्म होगा तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएगी, ये बच्चा सही कह रहा है, लेकिन उस चीज को होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा क्या है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके ऊपर हमारी निर्भरता अभी तुरंत समाप्त नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रिक कार आ भी जाएगी तो इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं आ पाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पेट्रोलियम का उपयोग होता है, वो उपयोग होता रहेगा। वो हमारी मजबूरी है। वो क्यों मजबूरी है वो अभी आएगा प्रेजेंटेशन में, कि हम पेट्रोलियम पदार्थों का अगर उपयोग करते हैं तो करते हैं क्यों।
रिन्यूएबल एनर्जी अगर ऐसी है जिसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, तो भी हम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं? ये भी सवाल है। हाँ बोलो। और अभी सर हाँ बोलो बेटा। सॉरी सर इंटरप्ट किया सर, लेकिन सर अगर जो जिस इंडस्ट्रीज के लिए हम मजबूर है आप बताने वाले हैं सर, अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया सर तो फिर क्या करेंगे सर? अभी आएगा बेटा, आगे मैं इस सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा कि कितना रिजर्व होगा हमारे पास कितने साल तक का, और क्या होगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी पीपीटी आगे चलने देते हैं, फिर हम लोग पूछेंगे। ठीक है, पहले अभी शुरू हो जाए क्लास। ठीक है सर, विशेन सर आगे चले। हाँ, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब हम बेटा, नॉन ये एक बार- रिन्यूएबल एनर्जी में एक बार सभी पेट्रोलियम लोग- पदार्थों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार सभी देख लें जो रिन्यूएबल एनर्जी है कहाँ कहाँ से आती है। पौधों से आ सकती है, हवा से आ सकती है, जियोथर्मल जो लिखा है यानी जमीन के नीचे भी ऐसा एक स्रोत है एनर्जी का, और हाइड्रो पावर मतलब पानी और सूरज, इतनी जगह से एनर्जी आ सकती है। और ये एक बात देखिए, सारी एनर्जी ये तो रिन्यूएबल हो गया, और नॉन रिन्यूएबल जो इधर कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी, गैस और ऑयल, जो हम लोग जिसको डीजल पेट्रोल कहते हैं। अब अगले साइड पे चलो। हाँ सर। ठीक है, अब जो पेट्रोलियम हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल को समझने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल होता है जो जैसे हमारा संसार है अभी चल रहा है, कोई पेड़ अगर गिरा कहीं पर तो वो पेड़ क्या होता है, सड़ने गलने लगता है। इसी तरीके से लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे वनस्पति जो जीव जंतु जो खत्म हुए थे और वो मिट्टी के अंदर दब गए, वो दबने के बाद में बहुत सारे लाखों करोड़ों सालों तक दबे रहने पर वो जीवाश्म जो होता है वो इसको जीवाश्म का मतलब जीव का अंश। तो ये जो जीव है वनस्पतियां हैं, ये जब लाखों करोड़ों साल तक दबी रही तो वो अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। तो कौन कौन से फॉर्म्स में, और जब वो फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई वो चीजें तो उनको फॉसिल फ्यूल कहा गया। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आप सबने देखा हुआ है। सर मैं एक इंटरप्ट, इसमें सिर्फ पेड़ पौधे या ऐसे मतलब जो पुराने जीव मर गए वो भी बन जाते हैं? जीव भी हैं। इवन पेट्रोलियम जो है उसमें ज्यादा अंश जो अधिकतर अंश है वो जीवाश्म का है। जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके मरने से जो जीवाश्म बना उससे पेट्रोलियम बना है। और जो पेड़ पौधे दबे हैं लाखों करोड़ों सालों से उनसे कोयला बना। तो कभी सर क्या ऐसी संभावना है कि हम लोग भी पेट्रोल बन जाएंगे? हम लोग बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है। देखो बेटा, सर ये कह रहे हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो, अब पेड़ पौधे भी जब मर जाते हैं जमीन के नीचे बहुत ज्यादा दबे रहते हैं, बहुत ज्यादा दबाव रहता है, बहुत ज्यादा ताप हो जाता है, तो वो सब पेट्रोल बन जाते हैं। तो हम सभी भी जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं वो भी कभी पेट्रोल बन सकते हैं। पेट्रोल कहना उचित नहीं होगा। हाँ, पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल जिस रूप में होता है, फॉसिल फ्यूल, जो सर बोले जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है कि लाखों करोड़ों साल जब मैं बोल रहा हूं तो सारे बच्चों को अंदाजा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूं कि कितने साल पहले अगर पेड़ दबा होगा या कोई समुद्र में शार्क मरी होगी, तो वो कब मरी होगी तो आज की तारीख में कच्चा तेल बनी है और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो हमारी हमारा जो औसत जीवन होता है वो 80-90-100 साल का होता है। तो हमारे बाप दादा उनके दादा जितनी पीढ़ियां हमको याद होंगी वो 500-600 साल तक का हम हमारे घर में किसी को से भी हम पूछें तो ज्यादा से ज्यादा 500-600 साल तक का याद होगा हमें इतिहास। उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, जैसे अगर हम बात करें अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020। तो अगर हम ईसा के टाइम से शुरू करें तो अभी हम 2020 साल आगे आए हैं। 2000 साल मतलब जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उसके बाद में 2000 साल हुए हैं। सही है ना? हाँ सही है। और जो हम बात कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों साल की बात कर रहे हैं। सुभाष भाई अगली स्लाइड पे जाइए जरा। हाँ बिल्कुल सर। बच्चों में ये सिमरन और ये सताक्षी में आता हूँ, वही क्वेश्चन लूंगा बेटा, ठीक है? अभी पहले सर को जाना चाहिए क्लियर।
हाँ सर, क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। हाँ, अब जो मैं बता रहा हूँ लाखों करोड़ों साल, हाँ तो इसमें क्रूड ऑयल बेसिकली समुद्री हिस्सों में, जहां पर अभी समुद्र है या जहां पर पहले कभी समुद्र रहा हो, वहां पर जो समुद्री जीव जंतु मरे और धरती में दब गए, उनसे जो ईंधन बना उसको कच्चा तेल कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये कच्चा तेल भी फ्यूल और मिलता क्रूड है। ऑयल दोनों अलग है या एक ही चीज है? क्या कह रहे हैं सुभाष भाई? फॉसिल फ्यूल और क्रूड ऑयल दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? फॉसिल फ्यूल एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर अच्छा, क्रूड ऑयल भी है और कोल कोयला भी है और और गैस। नेचुरल गैस भी है। बहुत बढ़िया, बहुत तीनों को मिला के तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है बेटा। ये समझे जो क्रूड ऑयल जो हमारे घर में कैसे हम जो पेट्रोल लाते हैं वो, या डीजल लाते हैं, या मिट्टी का तेल लाए, दूसरा गैस ले आए, और तीसरा चीज क्या बोले सर? 3 चीज हुआ ना? कोयला, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला नेचुरल गैस कोयला और प्राकृतिक गैस डीजल। और जो ऑयल है, ये तीनों मिला के एक नाम है जिसको आप फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलें नेक्स्ट ठीक है, स्लाइड। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में चलें। हाँ, ये इसके बाद क्रूड ऑयल। हाँ, अब ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आप देखिए 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सभी को दिखाई पड़ रहा है? जो मैं हाँ अभी लाखों साल की बात कर रहा था, तो सबसे पहले देखिए जो पहला ब्लॉक है, जो सबसे पीछे की तरफ है, जिसमें शार्क मछली दिख रही है और समुद्री जीव जंतु दिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 300 to 400 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, मतलब 300 से 400 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 1 लाख मिलियन के बराबर कितना होता है? कोई बच्चा बताए। वो 10 लाख। हाँ। अभी सर 10 बच्चे लाख। सारे अनम्यूट है, इसलिए बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। सबका म्यूट किया हुआ है बच्चों का। हाँ बिल्कुल ठीक, नहीं हाँ मैसेज में डाल दें। हाँ, मैसेज तो में बेटा। हाँ, 10 लाख होता है 1 मिलियन के बराबर। हाँ, और ये 300 से 400 मिलियन साल पहले जो जीव जंतु मरे थे, वो उनकी क्या बात। होता है कि नीचे रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहते हैं। सेडिमेंट किसको कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? बोलो बेटा, रॉक रॉक पढ़ा है आप लोगों ने? सेडिमेंट्री रॉक बताओ। हाँ, 7th 8th के बच्चों ने तो पढ़ा होगा। सेकेंड लेयर। ठीक है, कोई सेकेंड लेयर हाँ, लिख। सेकेंड लेयर दिख रही है उसमें फोटो में। सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी होती है जिसमें अलग अलग सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है जो चीज डिपॉजिट होती है, उससे जो रॉक बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो पहले एक लेयर डिपॉजिट हुई, उसके बाद में कोई जीव जंतु मरा, वो डिपॉजिट उसमें चला गया, फिर उसके बाद दूसरी लेयर बन गई रॉक की, तो उसके बीच में वो जीव जंतु फंस गया जो जिसकी डेथ हुई थी। ठीक है सर, आगे चलिए। हाँ किसी बच्चे का कोई सवाल था? अभी किसी ने हाँ, अभी लिखा सर था। ये एक बार ये स्लाइड करिए, फिर मैं बच्चों को हाँ ठीक। कुछ तो क्वेश्चन वो दिलाता जो हूँ पहले। सेडिमेंट्री रॉक के बीच में वो जीव जंतु मरने के बाद में दब गए, उन रॉक्स में दबे दबे बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक दबने के बाद में वो कच्चा तेल के फॉर्म में बदल गए। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, जो सबसे लास्ट ब्लॉक में आ रहा है। सेकेंड ब्लॉक में हमने दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे वो अलग अलग टाइम के साथ में जो जीव जंतु हैं बीच में सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में फंसते जाते हैं और वो दब के बहुत हाई प्रेशर पर कच्चा तेल के रूप में बदल जाते हैं। कोयला भी इसी तरीके से बनता है, लेकिन कोयला जहां पर दलदली जमीन थी, वहां पर पेड़ पौधे जो थे वो जब दबते हैं तब उनसे कोयला बनता है। जो अगली स्लाइड में है, मैंने उसको सुभाष भाई, अगली स्लाइड को मैंने क्योंकि वो कोयले से संबंधित था तो मैंने हाँ, उसको हाइड किया था। अगर आप दिखाना चाहें तो उसको अनहाइड कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक। सेम इसी तरीके का है। बेसिकली उसमें समुद्र की जगह पर जीव ये पेड़ पौधे आ गए हैं। ये वाली सर? नहीं, इसके पहले एक बीच में एक हाइड की हुई स्लाइड है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा, वो मामला कैसे ये, दिखे? जैसे समुद्र इसमें दिख रहा है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर दलदली जमीन होती और पेड़ पौधे होते, तो वो पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल तक दबने के बाद में कोयले के रूप में बदल जाते हैं। तो मतलब जहां तक, ये कहना चाहते हैं जहाँ जमीन होता है वहां पे कोयला बनता है, बाकी जगह पेट्रोल वो बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, ऐसा करना चाहिए। हाँ मोस्टली ऐसा है, लेकिन हम आज की जमीन और आज के समुद्र के आधार पर इसका निर्णय नहीं कर सकते, हाँ हाँ, सही। क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले 300 to 400 मिलियन ईयर्स पहले कहाँ पर हाँ, क्या चीज थी उसके आधार पर निर्णय होगा। ओ तो अच्छा। मूल रूप से अगर आप देखें तो कोयला कहाँ पर पाया जाता है? बिहार में, धनबाद में।
अगर इंडिया की बात करें। हाँ हाँ, एक मिनट, और सॉरी। कच्चा तेल कहाँ मिलता है? बॉम्बे आई में। हाँ सही बात है। तो बॉम्बे आई क्या है? समुद्र है। और धनबाद बिहार क्या है? वो जमीन है, धरती है। हाँ तो मोटे तौर पर अगर आप पूरे विश्व का नक्शा देखेंगे, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, सारे बच्चे देख सकते हैं, तो अगर मोटे तौर पर इंटरनेट पर देखेंगे नक्शा कि कहाँ पर क्या चीज पाई जाती है, तो ये चीज आपको दिखेगी। ठीक है, यही वाली स्लाइड है। ये इसको वाला आप ना। चाहें तो, हाँ, इसको अनहाइड कर दीजिए राइट क्लिक करके। अच्छा, राइट क्लिक करें, अनहाइड। ओके, वही देखा, अनहाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अनहाइड, हाँ। नहीं, हाइड स्लाइड, अब ठीक है, आ गया लग रहा है। देखिए अब मैं दिखाता हूँ बच्चों को। हाँ ठीक है, अब देखिए दिख रहा है, प्रेजेंटेशन, हाँ, दिख ये रहा है दिख गया सर? सभी को। हाँ बताएं सर इसके बारे में। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो स्वैम्पी एरिया है या दलदली जमीन है, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, स्वैम्पी एरिया इसलिए कि वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो वहां दलदल में धंसते धंसते नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स तक पहुंच जाते हैं समय के साथ में। और वो जब दबते हैं तो कोयला बन जाता है। कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, और पेट्रोलियम पदार्थ जो हमने अभी चर्चा की, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, वो भी फॉसिल फ्यूल है। आप एक बार जरा फिर से पुराने वाले ब्लॉक में जाइए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वाले में। ये ये वाला सर? देखा? हाँ। अब इसमें लास्ट ब्लॉक जो है, सबसे लास्ट ब्लॉक, सामने वाला टुडे वाला ब्लॉक, मैं चाहता हूं बच्चों से कि ये वाला ब्लॉक देख लें, और उसके बाद कोयले वाला ब्लॉक दिखाइए, उसका ये लास्ट वाला ब्लॉक देख लें। देखिए बेटा, ये पहला जहाँ मैं कर्सर ला रहा हूँ, ये वाला देखिए, और इसके बाद हाँ, टुडे वाला, आज हाँ, वाला, सबसे आगे जो है, ये सबसे टूडे। बड़ा ब्लॉक जो है। हाँ और उसके बाद में अभी कोयले वाला देख लीजिए। दोनों ब्लॉक्स में एक मूल अंतर है, कोई बच्चा बताएगा कि क्या अंतर है? अच्छा ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, निकालने के तरीके में। बताओ बेटा, निकालने के तरीके में क्या अंतर है जो निकाला जा रहा है? कैसे निकाला जा रहा है? मैं बता देता हूं हाँ कि बता जो दो। क्रूड ऑयल है उसको, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, और नेचुरल गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो इन दोनों को बोर करके पाइप डाल के उससे सक्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है। सक्शन का मतलब ऊपर से खींच लेते हैं हम। और कोयला चूंकि सॉलिड फॉर्म में है, उसको इस तरीके से निकालना संभव नहीं होता, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में नीचे वो फैला हुआ है। आप कहाँ तक करेंगे, और वो तो रॉक्स हैं उसकी, कोयले की। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोयले को निकालने के लिए टनल बनती है, जिसमें नीचे आदमी जाते हैं काम करने के लिए, और वहां से उसको, कोयले को तोड़ते हैं, और वहां से वो ऊपर निकाला जाता है। कच्चे तेल को निकालने का तरीका क्या होता है कि उसमें हम एक पाइप डालते हैं, वो उस जगह तक जहां पर तेल पाया जाता है, और उस पाइप से हम उसको निकाल लेते हैं तेल को। जिस जगह से तेल निकाला जाता है उस जगह को ऑयल रिग कहते हैं, समुद्र में जहां से निकलता है तेल, या लैंड में जहां से निकलता है, ऑयल रिग कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अब सर बच्चों को क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगा बच्चों के अब यहाँ तक क्वेश्चन खूब आ गए हैं। अच्छा देखो बच्चों, मैं फिर से जो सर ने बताया जो है, हाँ अभी सभी लोग क्वेश्चन लेंगे लाइन से। अभी देखो मैं सब बता दूं जो सर ने अभी तक बताया आपको, कि ये जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, ये भी मरने के बाद कहीं दब जाते हैं जमीन में। यही दब के लाखों करोड़ों साल बाद ये यही ऑयल बन जाते हैं। ये जो कभी गैस बनते हैं, कहीं कोयला बनते हैं, कहीं ऑयल बनते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को मिला के क्रू जो फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जो जीवाश्म वाले होते हैं, इन्हीं से हम आजकल ऊर्जा ले रहे हैं। आपके घर में देखिए गैस बनती है, जिसमें आप खाना बनाते हैं सिलेंडर में। आप पेट्रोल में वो करते हैं, डीजल डालते हैं, गाड़ी में मिट्टी का तेल डालते हैं, और या आप कोयला जलाते हैं। ये तीनों चीजें पहले कभी पेड़ थे, पहले कोई जानवर थे। और सर ने बताया कि उस समय जब ये दब रहे थे, जब वहां पे जमीन थी, तो वहां पे ज्यादातर संभावना है कोयला बनता है, और जहाँ पे समुद्र था वहां पर ज्यादातर संभावना है कि वहां पे ये गैस या पेट्रोल, ये मतलब क्रूड ऑयल बनता है। ठीक है, इतना सर ने बताया। और एक बात ये ध्यान रखें, आज कहाँ जमीन है या कहाँ समुद्र है, इससे हम नहीं कह सकते कि उस समय कहाँ क्या था, क्योंकि बदलता समुद्र जहाँ आज हो सकता है पहले यहाँ पहाड़ रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब आप लोग क्वेश्चन एक एक पूछिए, तो मैं आके फिंगर रेस करें प्लीज, जिसका क्वेश्चन मैं लाइन से आ रहा हूँ।
फिंगर रेस करते जाए, मैं ठीक है। श्रीवास बेटा सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जब जानवर मर जाते हैं तो दबे रहते हैं, तो हाँ। उनकी हड्डियां भी निकलती होंगी, तो हड्डियां भी तेल बन जाती हैं। सब बेटा, सब कुछ सब बेटा बदल जाता है। हड्डियां भी गल जाती हैं। विधि पूछो बेटी। ठीक है सर कैसे पता चलता है कि यहाँ पर तेल हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, उसके लिए नेविगेशन टेक्निक्स हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको भेजते हैं, और उनका जो रिफ्लेक्शन आता है वो अलग अलग लेवल पर डेंसिटी अलग अलग होती है। तो जिस अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से रिफ्लेक्शन अलग अलग आता है, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर तेल हो सकता है। और उस जगह पर पहले ट्रायल ड्रिलिंग होती है। ट्रायल ड्रिलिंग में अगर तेल निकलता है तो वहां से फिर तेल का एक रिजर्व एस्टिमेट किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं उसके लिए, जो इंटरनेट पर आपको दिख जाएंगी, पता चल जाएगा। उस एस्टिमेशन के आधार पर वहां पर फिर पूरा खर्चा करके रिग बनाई जाती है, और उसके बाद वहां से तेल निकालना शुरू होता है। ठीक है बेटा, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, सर ने जो बताया कि जैसे कहीं तेल की संभावना, अगर आपको लग रहा है यहाँ तेल हो सकता है, ऊपर से कुछ तरंगे भेजी जाती हैं, और तरंगे जब लौट के आती हैं तो उनको स्टडी करते हैं, दोनों का डिफरेंस समझ से पता चलता है यहाँ पर तेल है या नहीं। ठीक है, चलो कृत्या बेटा पूछो जल्दी से। सर कि अगर जब जानवर मरते तो वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के नीचे वो दब जाते हैं ना। हाँ, तो अगर बॉडी गल जाती है तो पूरी बॉडी के जो होती है वो अलग अलग हो जाते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं। हाँ बेटा, सब वहां फिर कोयला बन जाता, पता नहीं चलता। आप कोयला देख के नहीं पहचान सकते ये हाथ है या हड्डी है। अच्छा। हाँ, कुछ सब गायब हो जाता है बेटा। ठीक है, चलो विधि पूछो जल्दी से। सिद्धू। सर मतलब जब वो कोयला बन जाता है तो मतलब वो जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी मतलब वो वैसी की रहती है कि उनके बोन्स के साथ वो भी अलग हो जाती है, सब फिर वो सड़ जाती है। बताएं सर, विशेष सर। सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है। सब कुछ बेटा गायब हो जाता है। सब कुछ डिकम्पोज हो जाता तो है। मिलता है कैसे? वो तो कोयला बन जाता है ना बेटा, काला हो जाता उसका है। रूप बदल जाता है। ओह, अभी जैसे अगर मैं चला जाऊं धरती के नीचे, तो मैं 1,00,000 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद मैं कोयला बन जाऊंगा। तब ये मेरा कुर्ता नहीं रहेगा, ना मेरा कान रहेगा, सब कोयले में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, ये हाँ? सर कुर्ता भी बन जाएगा? हाँ बेटा, कुर्ता सर सब कुछ बन जाएगा। कपड़ा उपड़ा सब? यस, सब सबके सब? जो भी चीज नीचे दबता है वो पेट्रोल बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल। ठीक है सर हमको जो जिंदा होते हैं, जो जिंदा मटीरियल जाता है वही बनता है? नहीं बेटा, जिसमें कभी जीव रहा है, कभी न कभी हाँ, तो रहा है। कभी जीवन रहा है सर, तो आपके कुर्ते में या फिर मेरे कपड़े में कभी जीवन नहीं रहा है। और क्या, ये कुर्ता कहाँ से बनता है बेटा, कहाँ से बनता है बताओ। सुभाष भाई, मैं बच्चों को और क्लियर कर दूं कि जी, सर ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ बेटा, एक और चीज क्लियर कर दूं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, जब हम वहां तक पहुंच पाएंगे कभी, तभी कच्चा तेल या कोयला बनेंगे। हाँ सही बात है। उससे पहले नहीं बनेंगे। अच्छा क्या है कि इसमें भी मैं बता दूं कि धरती जो है हमारी एक गोले की तरह है। हाँ, धरती के केंद्र में जो होता है हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, कोर। उसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं मेंटल, और उसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट। तो धरती में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो हम कच्चा तेल और फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, ये क्रस्ट में होता है। क्रस्ट में भी ऊपरी भाग में होता है, नीचे के भाग में नहीं होता है, अपर क्रस्ट में होता है। तो कितना नीचे होता है सर, कितने किलोमीटर नीचे जाएंगे ये पेट्रोल वगैरह मिलने लगता है, ये क्रूड ऑयल? ये एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं मालूम है, मैंने ये नहीं देखा है। अच्छा, ये इंटरनेट पर मिल जाएगा। ये बच्चे बहुत होशियार हैं कि ढूंढ लेंगे कितने किलोमीटर पहले। लेकिन इतना होता है कि अप्रोचेबल होता है और आराम से निकल जाए। मेरा अंदाजा है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ये सारे फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। ठीक है, जिनका प्लीज क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिंगर रेज करें। सूर्यांश, सौरभ ऋषभ पूछो बेटा। सौरभ ऋषभ पूछो बेटा। सर वॉइस कौन सा सर फ्यूल सर अच्छा है? नहीं, कौन सा, सारे अच्छे हैं बेटा, बताएं। अभी आते हैं सुभाष भाई। अभी उस पे मेरे ख्याल से समय हमारा आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, फिर चलिए। अभी देखिए सर का पहले क्वेश्चन आंसर सेशन कल है, ये आप लोग जानते हैं ना। क्वेश्चन आंसर सेशन एक दिन बाद रखा है, आज पहले सर का हो जाने दीजिए, फिर हम। हाँ पूछो, कोई लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है।
पूछो बेटा। प्लीज लास्ट लास्ट तो आपका लास्ट हुआ ना, बाकी लोगों का लास्ट नहीं हुआ। एक मिनट पूछ लेते हैं, इनका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ रश्मि जिनका लिख कर, हाँ बेटा बताओ। एक मिनट, स्क्रीन पे गायब हो गए। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंटेशन शुरू हुई है सिर्फ। हाँ वही मैं कहना, मुझे हो लग सकता रहा है कि मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होते होते बहुत सारे सवालों के जवाब है, स्वतः मिल जाएं। मुझे लग रहा है सर प्रेजेंटेशन आप कंप्लीट करें, फिर मैं आता हूँ वापस। हाँ, उसके बाद सारे लोग, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट करके रख लें। हम सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, फिर खत्म करेंगे। ठीक है ये बच्चों, ठीक आप है? नोटबुक सभी लोग ले लीजिए, नोटबुक और वो ले लीजिए, पेन ले लीजिए और फिर उसमें लिखते जाएं। और ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब बीच में मिल गया प्रेजेंटेशन में, तो वो क्वेश्चन काट देंगे। यस ठीक है, चलें ठीक सर, है, आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है और देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और आप देखिए कि जैसे प्रोफेशनल्स को पढ़ाया जाता है उस तरीके की ये उस तरीके का डायग्राम है, लेकिन मैं इसको बड़े सिंपल टर्म्स में आपको बता दूंगा, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे रिजर्वॉयर रॉक। ठीक है, रिजर्वॉयर रॉक वो होती है जिसको बेस बनाकर उसके ऊपर ये फॉसिल फ्यूल इकट्ठा होता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। उसके नीचे नहीं जाएगा ये। उसके ऊपर आप देखिए कि सबसे नीचे क्या है, उसके बाद में वाटर के बाद ऑयल लिखा हुआ है, उसके बाद में गैस लिखा हुआ है, और उसके ऊपर है इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक उतनी मजबूत नहीं होती, उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसको ड्रिल करके हम ऑयल और गैस तक पहुंच जाते हैं। अब एक इसमें गौर करने वाली बात है कि सबसे नीचे क्या है, वाटर, उसके बाद में ऑयल है, उसके बाद में गैस है। क्या ऐसा हो सकता है कि गैस नीचे हो? जस्ट एक सेकंड के लिए सोचिए। या ऑयल नीचे हो, वाटर पहले हो? क्योंकि हम तो कई बार जब ड्रिल करते हैं, बोर करते हैं घर में, तो पानी निकलता है पहले। पानी, लेकिन जहां पर ऑयल होगा वहां पर पानी क्यों नीचे होगा और ऑयल क्यों ऊपर होगा? इसलिए बताओ बेटा। सबसे पहले सबसे नीचे ऑयल, वाटर होता है, फिर ऑयल है, फिर गैस है। इम्परवियस रॉक के नीचे भी रॉक की एक लेयर है। ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। किसी ने पूछा था, अभी लिखा था, ये भी रॉक की एक लेयर है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं जो एकदम हिंदी मीडियम के, तो थोड़ा ऐसा शब्द कुछ लोगों उनको हिंदी जरूर बताते जाएगा कि अगर जो शब्द है या मतलब उसका क्या मतलब हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि चट्टान है, पत्थर हाँ है, ठीक है बेटा, अलग चट्टान अलग से। टाइप का पत्थर है, पत्थर के बीच में गैस है बहुत बढ़िया। और ऑयल है। अब क्या है कि ये जो नीचे पानी है, उसके ऊपर ऑयल है, उसके ऊपर गैस है। ये इसलिए है क्योंकि तेल हमेशा पानी से हल्का होता है और गैस तेल से हल्की होगी। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि नीचे गैस है या ऊपर। आप अपने दिमाग से सिर्फ सोच लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेल पानी के ऊपर होगा और गैस तेल के ऊपर होगी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है किसी को? जो हल्का होता है वो सबसे ऊपर होता है, यही वो ध्यान जो रखिए। हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। आप अपने घर में गिलास में पानी लो, उसके ऊपर तेल डालो तो तेल ऊपर तैरेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तेल की, जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आगे चलें सर, नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल आगे चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, तो अब जो है हम आ गए कच्चा तेल। हमने समझ लिया कि कैसे धरती से निकाला जाता है, मतलब कहाँ पर पाया जाता है। और जब कच्चा तेल निकालते हैं तो वो हमारे उपयोग में कच्चा तेल के रूप में नहीं आता है, वो हमारे उपयोग में आता है पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं उसके रूप में, एटीएफ। एटीएफ क्या होता है? जो जहाज में तेल भरा जाता है, इसको कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, फुल फॉर्म है इसका। और एक और बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा अभी सारे बच्चों को। सारे बच्चे हैरान हो जाएंगे इस बात पर कि एटीएफ जो होता है, जिसको हम एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, जहाज में भरा जाता है, ये क्या होता है? कौन सा तेल होता है ये जो एटीएफ होता है, ये शुद्ध मिट्टी का तेल होता है, जिसको केरोसिन कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत महंगा होता इसमें है। और इसमें और नॉर्मल मिट्टी के तेल में एक फर्क ये होता है
कि नॉर्मल मिट्टी के तेल में पानी का कुछ अंश होता है। जब मिट्टी के तेल में से पानी का सारा अंश निकाल लिया जाता है, एक एक ड्रॉपलेट, एक एक पार्टिकल पानी का निकाल लिया जाता है, तब उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। अब कोई बच्चा ये बताए कि पानी निकालना क्यों जरूरी है हवाई जहाज में तेल भरने के लिए? क्योंकि हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ता है, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है। ऊंचाई पर अगर आपको अंदाजा हो, जैसे अगर आप कभी पहाड़ पर गए हो तो तापमान कम होता है, ठंडक होती है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं तो वातावरण ठंडा होता जाता है, जो एटमॉस्फेयर है ठंडा होता जाता है। अगर पानी का कोई अंश रहेगा तो जब हवाई जहाज उड़ के बहुत ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां पर लगभग 1 किलोमीटर ऊपर अगर पहुंच गया तो वहां पर पानी अगर होगा तो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो अगर पानी बर्फ बन जाएगा तो क्या होगा, हवाई जहाज का जो इंजन का पूरा तंत्र है उसमें बर्फ आ जाएगी, जाम हो जाएगा। अच्छा, इंजन जाम हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये जो कैरोसिन था वो कितने कब जमता है? वो भी जमता होगा ना नीचे चल के? क्या? कैरोसिन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो भी कब जमता होगा? नहीं, ये फ्रीज नहीं होता है इसमें एक्चुअली। मेरे ख्याल से फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है तेल का। अगर ऊपर चलते हैं ये भी ठंडा हो, कभी तो जमेगा, नहीं जमेगा? बता रहे हैं, इसमें एक पोर पॉइंट होता है। अच्छा, ठीक। एक प्रॉपर्टी होती है केरोसिन की और डीजल की, जिसको पोर पॉइंट कहते हैं। अच्छा, ये जमेंगे तो नहीं जमेंगे? उसमें क्या होता है कि पोरोसिटी जो होती है कि हम उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल पाए, हाँ उसका लिक्विड लिक्विड फॉर्म बना रहे, हाँ। डेंसिटी उतनी ज्यादा ना हो, उसको कहते हैं पोर पॉइंट। तो इसका पोर पॉइंट एटीएफ का बहुत ही लो होता है, ये कभी भी जमता नहीं है वहां पर, हाई एल्टीट्यूड पर भी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हम कच्चे तेल को किस किस रूप में उपयोग करते हैं। हाँ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ, नैफ्था एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिससे गैस बनाते हैं पहले, उसके बाद में इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या दूसरे रूप में यूज करते हैं। फिर फर्नेस ऑयल है जिसको भट्टी में यूज करते हैं। बिटमिन है, तारकोल जिसको कहते हैं, जिससे सड़क बनती है। इसी तरीके से और पेट्रोलियम जेली वगैरह भी है। पेट्रोकेमिकल्स हैं जिसका नीचे लिखा हुआ है। तो और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऑयल से रिलेटेड, लुब्रिकेंट्स हैं। तो ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। नेचुरल गैस में 3 टाइप हैं, आप लोगों ने 3 नाम सुना होगा, सीएनजी सुना होगा, पीएनजी सुना होगा और एलएनजी सुना होगा। सबने सुना है? जो बच्चे बड़े शहरों में रहते हैं उनके घर में गैस की पाइप लगी हुई है, पाइपलाइन है, कुछ बच्चों के घर में होगी, उसको पीएनजी कहते हैं। और जो गाड़ी में हम भरवाते हैं उसको सीएनजी कहते हैं। और इसी तरीके से आपने हो सकता है एलएनजी भी सुना हो। तो ये तीनों क्या है? तीनों नेचुरल गैस के ही फॉर्म है। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड का मतलब उसको दबा दिया गया है। पीएनजी का मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप से आ रहा है। जिसको पाइप में हम सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे घर में आती है, किचन में हम टैप खोलते हैं और गैस निकलने लगती है, यूज करते हैं, उसको पाइप नेचुरल गैस कहते हैं। और इसी तरीके से एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है कि ये तीनों नेचुरल गैस के फॉर्म में है, जैसे मैंने बताया, जो समुद्र के अंदर से निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लिक्विफाई करने पर जो फॉर्म आता है उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। और ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर लिक्विफाई की जाती है नेचुरल गैस। नॉर्मल टेम्परेचर्स पर हम नेचुरल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्रायोजेनिक टेम्परेचर किसको कहते हैं? ये नहीं जानते होंगे। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच का जो रेंज होता है उसको क्रायोजेनिक रेंज कहते हैं। तो जब हम नेचुरल गैस को इतना ठंडा कर देते हैं तब वो लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाता है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि लिक्विफाइड फॉर्म में उसको स्पेस कम चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। तो समुद्र में जहां पर हम निकालते हैं नेचुरल गैस को, वहां से लिक्विफाई करके उसको वेसल्स में रख के हम बाहर तक ले आते हैं, मतलब अपने तट तक ले आते हैं, जहां पर हमें जहां पर एलएनजी टर्मिनल्स होते हैं, वहां पर उसको रीगैसिफाई किया जाता है, फिर गैसियस फॉर्म में सीएनजी और पीएनजी के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है।
तो सर जैसे हमारे घर में जो सिलेंडर में गैस आती है वो कौन सा है जो सिलेंडर अब में? उसके बाद आइए, इसी स्लाइड में नेचुरल गैस के नीचे लिखा हुआ है एलपीजी, अच्छा अच्छा ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ तो जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसा मैंने बताया कि ये लिक्विफाइड होती है, पेट्रोलियम गैस होती है। ये नेचुरल गैस नहीं होती जो समुद्र के नीचे से फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में निकलती है। ये क्या है, कच्चा तेल को जब शोधित करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एटीएफ इस तरीके के प्रोडक्ट निकलते हैं, उसी शोधन के दौरान एलपीजी भी प्राप्त होती है हमें। ओह अच्छा अच्छा। तो एलपीजी में और नेचुरल गैस में बड़ा बेसिक फर्क ये है कि एलपीजी जो हम सिलेंडर के फॉर्म में यूज करते हैं अपने घर में, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और ये रिफाइनरी से आती है हमारे पास। हाँ और जो नेचुरल गैस है वो डायरेक्टली जो नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन वेल है वहां से आती है। तो कॉस्ट वाइज दोनों में कौन सा सस्ता पड़ता है सर, ये एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी जो हम यूज कर रहे हैं? देखिए, अगर ये घर में- कॉस्ट जो डिपेंड करती है वो सप्लाई और डिमांड के डायनामिक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक, सही बात है। ठीक है, तो दूसरे अभी आज फैक्टर की तारीख में सीएनजी सस्ता है थोड़ा सा हाँ एलपीजी की तुलना में। अच्छा। नहीं सर, घर में जैसे पीएनजी भी आता है और एलपीजी, तो दोनों में कौन सा सस्ता है ये? दोनों में पीएनजी अभी सस्ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसमें एलपीजी में और पीएनजी में और क्या क्या फर्क हैं, इसकी एक अलग स्लाइड अभी आगे आएगी। ठीक है, आगे चले सर। हाँ, ये देखिए, उसके बाद में लुब्रिकेंट्स हैं। ये क्या होते हैं सर, बता दें बच्चों को। हाँ, लुब्रिकेंट क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मोबिल कहते हैं। हम्म, मोबिल बेसिकली एक कंपनी है। जैसे हम पहले वॉशिंग पाउडर को निरमा कह देते थे, वेजिटेबल ऑयल को डालडा कह देते थे, हाँ उसी सही। तरीके से लुब्रिकेंट की एक कंपनी है मोबिल, जिसके नाम से लुब्रिकेंट को मोबिल कहा जाने लगा। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जब भी दो सरफेस एक दूसरे से घिसते हैं तो उसके बीच में लुब्रिकेशन रखने के लिए लुब्रिकेंट डाला जाता है। जैसे इंजन में हमारे पिस्टन एक होता है, वो पिस्टन ऊपर नीचे होता है और साइड में उसका सिलेंडर होता है, तो उसके बीच में लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट डालते हैं। या जहां भी जैसे गाड़ी चल रही है, चक्का चल रहा है, हाँ उसके बीच में ग्रीस डालते हैं, तो सब लुब्रिकेंट का फॉर्म है। ये भी कच्चा तेल जो होता है उसका एक प्रोडक्ट होता है बेस ऑयल। बेस ऑयल में एडिटिव्स को मिला के लुब्रिकेंट बनाया जाता है। अच्छा बहुत। फिर उसी तरीके से पेट्रोकेमिकल्स हैं। पेट्रोकेमिकल्स भी कच्चा तेल से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में अगर आप ये फिर से स्लाइड दिखाइए, तो प्लास्टिक्स, रबर्स, रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, एडेसिव्स, डाइज, डाई मतलब जो कलर होते हैं, केमिकल कलर जिनसे रंग बनता है, इंडस्ट्रियल कलर्स, या पेंट जो बनता है, डिटर्जेंट हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सारे जो पदार्थ हैं ये पेट्रोकेमिकल्स हैं। ये भी रिफाइनरी में बनते हैं। रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो होता है कंबाइंड, पेट्रोकेमिकल्स के लिए बेसिकली थोड़ा सा सेपरेट सेटअप चाहिए होता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल का ही प्रोडक्ट है सब कुछ। तो ये घर में सर जो प्लास्टिक से मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, चेयर पे, ये भी पेट्रोल वही है? ये बिल्कुल क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट है। ओह वाह। ये कहाँ बनता है सर, उसी वाली फैक्ट्री में जिसमें रिफाइनरी में जिसमें ऐसा है एलपीजी सुभाष बन? भाई कि पहले जो फैक्ट्रियां बनती थी, पहले जो रिफाइनरी बनती थी, उसमें से तेल निकलता था। अच्छा अच्छा। अभी जो रिफाइनरी बनने लगी हैं वो कंबाइंड बनती हैं। जैसे रिलायंस की जो जामनगर में है रिफाइनरी, हाँ वो है रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा। इसी तरीके से जो भी आधुनिक रिफाइनरी बन रही है उसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में रहता है। जी जी बहुत। अब इसके बाद में मैंने रेड में लिखा है डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी, क्योंकि दोनों हमारे घर में आती है। पीएनजी के फॉर्म में आती है नेचुरल गैस, और एलपीजी आती है सिलेंडर के फॉर्म में। इसी तरीके से गाड़ी में भी एलपीजी और सीएनजी दोनों यूज करते थे। दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये क्वेश्चन मैं पार कर रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, ये रखें अपने दिमाग में, इसका जवाब आगे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी सब आएगा। अब ये जो है वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स हैं। जैसा हमने बात की थी कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि जो स्टोरेज में है उसी को हम यूज कर रहे हैं। लाखों करोड़ों साल पहले ये तेल, कच्चा तेल बना, उसको हमने आज यूज करना शुरू किया, और आप ये समझो कि पिछले 100 साल से 150 साल से करीब हम कच्चा तेल निकालना शुरू किया हमने और यूज करना शुरू किया। उससे पहले 400-500 लाख साल पहले तक वो सिर्फ बना है। अब हमने जब एक्सट्रैक्शन शुरू किया तो बहुत तेजी से उसको हम डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं रिजर्व को। रिजर्व सीमित है,
बनने में लाखों करोड़ों साल फिर लगेंगे। तो इस पूरे नक्शे में ये विश्व में कहां कहां पर कितना कच्चा तेल है, करीब अंदाजा जिसका लगाया गया है, ये एस्टिमेट 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। इसका अंदाजा है सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट का पूरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अमेरिका वाला हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका। इस तरीके से ये पूरा मैप है। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि दक्षिण अमेरिका, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अमेरिका, ये 3 बड़े सोर्स हैं इसके ऑयल के। एशिया में भी काफी तेल है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, फिर मिडिल ईस्ट में है, और तीसरे नंबर पर अमेरिका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर इसमें जैसे क्वेश्चन ये था कि अलग अलग जगह पे कैसे अलग अलग मात्रा है, वो कैसे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई कि ये सऊदी अरेबिया में ही क्यों पेट्रोल पाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा नहीं, देखिए ये समुद्री एरिया, जैसे मैंने बताया कि समुद्री क्षेत्र जहां पर है वहां पर तेल पाया जाता है। अब क्या है कि ये जो जीवाश्म से बनता है तेल, ये नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पर हैं। दूसरा क्या है कि दलदली जमीन होनी चाहिए जहां पर वो जीवाश्म नीचे जाके सेडिमेंट्री रॉक में फंस पाए। तो ये नेचुरल कंडीशंस हैं जो हर जगह के हिसाब से अलग अलग होंगी, जिसके कारण से सब जगह पर स्टोरेज अलग अलग है। दूसरा क्या है कि ये हमारी जो अभी आज तक उपलब्ध तकनीक है, उस तकनीक के आधार पर जो हमने जानकारी पाई है उसके आधार पर ये मैप है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा हो सकता है कि आज से 1 साल बाद कहीं और एशिया में या यूरोप में ऐसी तेल की खोज हो जाए जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं हो, और वहां पर सबसे ज्यादा स्टोर निकाला है, सबसे ज्यादा रिजर्व निकाला है। तो ये आज तक की जो हमारी जानकारी है उसके आधार पर है। अच्छा, इसमें और सर ये डिपेंड करेगा नेचुरल कंडीशंस पर जहां जहां अलग अलग हैं। सर मैं एक बच्चों के लिए ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें आपने लिखा गीगा बैरल्स, जो जी ये बैरल हाँ क्या है, तेल को कैसे हाँ बिल्कुल ठीक है। नापते हैं? हम तेल का जो भी नाप करते हैं वो बैरल में करते हैं। इवन जो अभी रेट आ रहा है कि कच्चे तेल का दाम इतने डॉलर प्रति बैरल हो गया। ये बैरल क्या है एक बच्चों, देखिए आप सर बताएंगे। बैरल एक यूनिट है। एक बैरल में 159 पॉइंट कुछ लीटर होता है। ठीक है बेटा, एक बैरल बराबर एक बैरल 100 159 लीटर्स होता है, ये समझिए आप। 159 पॉइंट कुछ होता है। हाँ। बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। 159 लीटर आप मान लीजिए मोटे तौर पर, एक बैरल बराबर 159 लीटर्स होता है। और जो सर जैसे घर में जो सिलेंडर आता है उसको बोलते हैं 14 किलो 15 किलो, हाँ, वो क्या चीज होता है? ये उसके अंदर जो गैस है उसका वजन है। सिलेंडर सहित रहता है या सिलेंडर किलो के? सिलेंडर के समेत आप लेंगे तो 30 किलो के करीब आएगा। ओह अच्छा। सिलेंडर का वजन, उसमें 3 पट्टियां लगी होती हैं, जो ऊपर एक गोल रिंग होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म किसी ने पूछा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ। उसके सिलेंडर के, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर एक रिंग होती है ना, जिससे हम उठाते हैं उसको। हाँ। वो 3 पट्टियों से नीचे वाले सिलेंडर से जुड़ा रहता है। वो तीनों पट्टियों में से किसी एक पट्टी पर आप देखेंगे तो सिलेंडर का वजन भी लिखा रहता है, उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। तो सिलेंडर का वो वजन मिलाकर 14.2 ग्राम है। जितने भी ग्राम गैस है वो भी, उसका वजन भी लिखा रहता है। वो दोनों मिला के जब आप वेट करेंगे, दोनों का वजन मिला के आएगा, ऐड करके, जोड़ के आएगा। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने घर पे सिलेंडर जाके देखेंगे कहाँ क्या लिखा है, एक बार देख के बताएंगे। आगे चलें सर कुछ? अभी नहीं, अभी क्लास के बाद। अच्छा नहीं, अभी तुरंत नहीं जाएंगे देखने। बाद में, तो मैं बाद में असाइनमेंट देता हूँ। हाँ सर, चले। ठीक है, ये जो है एकेडमिक डेटा, चूंकि बच्चे छोटे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत होगी, फिर भी मैं मोटे तौर पर ये बता दूं कि ये 2 स्लाइडें हैं आगे पीछे, जिसमें है कि देश, पूरे संसार में सबसे ज्यादा तेल कहां पर निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड देखी थी वो ये था कि सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहां पर है जमीन के अंदर। ये स्लाइड बताती है कि सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश निकालता है। अच्छा। तो अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो सबसे ज्यादा तेल निकालता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है, और तीसरे नंबर पर रूस है, रशिया। आप इसमें देखिए कि जो पूरी लिस्ट है, इसमें भारत का नाम कहीं नहीं है। भारत में कच्चा तेल का रिसोर्स इतना नहीं है। हम अपनी आवश्यकता का 75 से 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों से मंगाते हैं। अब इसके बाद वाली स्लाइड चलिए, तो उसमें जो सबसे ज्यादा तेल का उपयोग करते हैं
हाँ उनका नाम है। इसमें सबसे पहले है अमेरिका, वो सबसे ज्यादा निकालता भी है और सबसे ज्यादा उपयोग भी करता है। दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर इंडिया है, भारत। तो इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जितना तेल है उससे बहुत ज्यादा हमें बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है। आयात करने का मतलब होता है खरीदना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है इंडिया का। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये देखिए, अब देखिए बच्चों, ये देखिए सर ने एक लाइन में दिखाया पूरा। अब ये जो है यही एक स्लाइड है जिसको आप लोग समझ लेंगे तो ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए ऑयल रिग बनी हुई है, इसको ऑयल रिग कहते हैं। समुद्र के अंदर है, जहां से देखिए पाइप से नीचे, सबसे नीचे काले रंग का दिख रहा है तेल, ये यहाँ वो निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, वो तेल है। वो निकालने के लिए पाइप लगी हुई है, पाइप से निकल रहा है वो निकालने के बाद में हमने क्या किया कि जहाज हैं जो पानी के बड़े बड़े ऑयल टैंकर जिनको कहते हैं, ऑयल टैंकर में हमने स्टोर किया। कई बार रिग पर अभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर ऑयल स्टोरेज की सुविधा भी होती है। वहां से हमने इसमें शिप में स्टोर किया, शिप में ट्रांसफर किया, और शिप से जो ऑयल टैंकर है जहाज वाला, पानी के जहाज वाला, यहाँ से वो समुद्र तट पर आ गया। वहां पर टर्मिनल बना होता है, वहां से पाइपलाइन लगी होती है, जेट्टी एक होती है। जेट्टी क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म जैसा होता है जो समुद्र के अंदर जाता है जमीन से। उस जेट्टी में पाइपलाइंस होती हैं, वो पाइपलाइन कनेक्ट कर देते हैं हम तेल के टैंकर से, ये जो जहाज वाला होता है, और वहां से फिर पंप के माध्यम से उसको हम एबव ग्राउंड टैंक्स इसमें बने होते हैं, और अंडरग्राउंड टैंक्स भी होते हैं। एबव ग्राउंड टैंक का स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। एबव ग्राउंड का मतलब जो जमीन से ऊपर है, अंडरग्राउंड का मतलब जो जमीन से नीचे है। तो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, जहाज के टैंकर से उस स्टोरेज टैंक में भर लेते हैं तेल, और वहां से फिर रिफाइनरी को सप्लाई करते हैं। रिफाइनरी को सप्लाई करने के बाद रिफाइनरी से इसका डिस्टिलेशन होता है, रिफाइनिंग होती है। डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है, इसमें कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पदार्थ बनते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की है। तो रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल बना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और वो पेट्रोल डीजल फिर अलग अलग माध्यमों से टर्मिनल पे गया। पेट्रोल डीजल के डिपो होते हैं, टर्मिनल होते हैं, और उस टर्मिनल पे स्टोर होने के बाद में वो पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। इस स्लाइड में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछे सभी लोग। इस स्लाइड का कोई कंफ्यूजन हो प्लीज पूछे, फिंगर रेज करें। तेल कैसे निकलता है, इस वाली स्लाइड में लास्ट में सर ने ये बताया कि तेल जहां से निकलता है वहां से पहले अंदर से ही पानी वाले जहाज के थ्रू तट पे आता है, फिर तट पे इकट्ठा होता है, फिर वहां से आता है रिफाइनरी में, फिर रिफाइनरी से आपके घर तक। हाँ पूछो आर्यन बेटा। मैंने सुना है जामनगर रिफाइनरी में जो तेल है वो तेल ही ना, वो पाइप से सीधा जामनगर रिफाइनरी तक आता है, क्या वो सही है? बेटा बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, अलग अलग कंपनियां हैं तेल की, इसमें बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, हाँ, रिलायंस की रिफाइनरी जामनगर में है, भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी मुंबई में है, और मध्य प्रदेश में बीना एक जगह है, और केरल में कोचीन है, आसाम में नुमालीगढ़ है। इसी तरीके से इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है पानीपत में, और गुजरात में भी है जामनगर में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी भटिंडा में है पंजाब में। इस तरीके से पूरे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। तो रिफाइनरी से तेल कैसे पहुंचता है? पहले कच्चा जो वहां से निकला वो कैसे? रिफाइनरी से मैंने बताया ना, ऑयल रिग जो है वहां से तेल निकला, वहां से पानी वाले जहाज में अलग टैंकर्स होते हैं पानी के जहाज के, उसमें भरा जाता है, उसमें भर के वो आ गया समुद्र तट पर, वहां पर टर्मिनल होता है, वहां पर तेल चला गया टर्मिनल के टैंकेज में, और वहां से फिर पाइपलाइन के माध्यम से मूलतः वो रिफाइनरी पहुंचा दिया जाता है। तो रिफाइनरी तक पाइप बनी हुई है पूरा? हाँ, बहुत सारे पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क है, अभी आएगा, मेरी स्लाइड में है वो। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन प्लीज फिंगर रेस करें, मैं आ रहा हूँ। हाँ इसी बेटा पूछो। हाँ हर ये चाह रहे हैं। हाँ पूछो बेटा, जल्दी पूछो। सर एक मिनट सर, ये जो
सबसे बड़ी फ्यूल की रिफाइनरी कहाँ पे है? अभी बेटा अभी गुजरात की जो रिफाइनरी है रिलायंस की, वो बड़ी है, जो इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। गुजरात में जामनगर में। ठीक है, HRIM जिनका लिखा है। बेटा नाम क्या है? 1845 के आसपास तेल सबसे पहले खोजा गया था, कच्चा तेल। हरिम है। क्या हरिम? हाँ बेटा पूछो ना, क्वेश्चन पूछो। सर जो धरती में से कोयला निकलता है, तेल निकलता है, वो डायरेक्ट यूज हो जाता है? हाँ, नहीं, डायरेक्ट नहीं यूज होता, वो कच्चा तेल होता है। कोयला का पूछ रहे हैं। कोयला जो डायरेक्ट यूज होता है, कोयला डायरेक्ट यूज होता है। कोयला बेटा डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आदित्य बेटा पूछो बेटा। नहीं, बहुत धीरे आ रही, थोड़ा तेजी बोलो बेटा। नहीं बेटा अभी नहीं आ रही, फिर से आप करो, मैं दोबारा आता हूँ। सिमरन। 1845 के आसपास में सबसे पहले तेल खोजा गया था। पूछो बेटा। सर हाँ सर, आप बोल रहे थे सर, धरती के अंदर जब हम लोग दब जाते हैं या कोई जीव जंतु दब जाते हैं तब कोयला बनता है। हाँ बेटा। तो सर जब सर लकड़ी जलता है सर, उसमें भी तो कोयला बनता है। लकड़ी जो कोयला बनता है, कोयले का ज्यादा हिस्सा जो होता है, ज्यादातर पार्ट होता है, वो पेड़ पौधों से बनता है। अच्छा ठीक। और जो सर कच्चा दोनों तेल में से बनता है, शुद्ध कौन हुआ सर? क्या हाँ? बेटा फिर पूछो, आवाज नहीं क्लियर आ रहा बेटा। दोनों में से शुद्ध सर? फिर से बेटा क्वेश्चन पूछो। शुद्ध पूछ रहे हैं बेटा। इतने साल नहीं आ रहा है सर। इतने साल दबे रहने के बाद सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हाँ हाँ सही बात है बेटा। आप एक बार क्वेश्चन सिमरन फिर से पूछो। मैं क्वेश्चन में खुद सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। बस भाई मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे चलें। हाँ एक ये, चलो वैष्णवी आप पूछ लो जल्दी से क्वेश्चन। वैष्णवी या मेठी, जल्दी पूछो बेटा। सर जो आपने अभी बताया कि जो जीव जंतु दब जाते हैं तो कोई मिट्टी का तेल बनता है, तो वो कम कैसे हो जाता है वो पानी? कौन कम हो जाता है? सर पूरा रॉक कैसे बन जाता है ऊपर का? वो बेटा लंबा टाइम प्रोसेस है, धीरे धीरे बदलता है। जैसे हम लोग देखिए, पहले आप छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे वो सभी बच्चे बूढ़े होते रहते हैं। ठीक है बेटा, वो ऐसे परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। विशेन सर। अच्छा ये हरिम बेटा पूछो जल्दी से। सर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। वैष्णव ने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ जैसे घर पे अगर सफाई ना करें तो पहले मिट्टी धूल जलती है, फिर और धूल जमती है, वो परत मोटी होती जाती है। हाँ हाँ वही। सेम ऐसे ही परतें जमती गई और वो रॉक बन गया। हाँ थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए विशेन सर आगे चलते हैं। विशेन सर अच्छा एक मिनट सर, सॉरी अनम्यूट हो गया। एक मिनट, पहले सारे बच्चों को वो कर देता हूँ। एक मिनट। नहीं मैंने खुद किया था कि मैं कुछ बात कर रहा था, चार्जर। अच्छा आप कर लीजिए सर। हाँ चलिए। हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। हाँ ये ऑयल रिग है एक। समुद्र में जो तेल निकालने का पूरा सेटअप होता है, उसका एक फोटो मैंने दिया है सिर्फ दिखाने के लिए, जिससे बच्चे देख लें। ये सर जो ये बना हुआ है घर जैसा, ये पूरा समुद्र नीचे तक कैसे टिका रहता है? नीचे तो गहरा होगा बहुत ज्यादा। हाँ ये पूरा वहां तक नीचे तक पूरा लेकर जाते हैं। अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये। हाँ चले नेक्स्ट। इसमें स्टोरेज भी होता है, स्टाफ के रहने की जगह भी होती है, बहुत बड़ा सेटअप होता है ये। अच्छा इसी में? हाँ इसी में। कितना लोग जो बड़ा जाते हैं इस पर, उनकी ड्यूटी इस तरीके से होती है कि 15 दिन या 20 दिन, जितना भी अलग अलग कंपनी का हिसाब होता है, उतने दिन तक लगातार रहना पड़ता है इस पर। अच्छा मतलब 15 दिन समुद्र में, 15 दिन घर के बाहर, मतलब हाँ इसमें हेलीपैड भी बना होता है, हेलीकॉप्टर से लेकर आते हैं इसमें। बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद में वहां पर लोग रहते हैं स्टाफ। ठीक सर। ये बेटा जो ऑयल रिग है जहां से तेल निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये टैंकर है। ये क्या? ऑयल टैंकर शिप। ये समुद्र में जो तेल लेकर जाता है रिग से समुद्र तट तक, जो टर्मिनल होता है समुद्र के किनारे,
वहां तक जो तेल लेकर जाता है ऑयल टैंकर, वो ऐसा दिखता है। ये कितना बड़ा होता होगा सर? साइज थोड़ा बच्चों को बता दें। ये मतलब बेसिकली मेरा ख्याल है कि इसमें कई करोड़ लीटर तेल आ जाता है। नहीं, लंबाई बताए 200 मीटर 400 मीटर, कुछ लंबाई चौड़ाई ये बता। अंदाजा नहीं सुभाष भाई, मैंने स्वयं इसको फिजिकली सामने से देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत मैंने भी सिर्फ पढ़ा है और फोटो देखा है। ठीक है सर। ये इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे बच्चे, मिल जाएगा जी, उसमें। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये देखिए उसके बाद में एलएनजी टैंकर है। इसमें और उसमें पीछे वाले में क्या फर्क है? पीछे वाला देखिए। वो तेल का टैंकर है पहले वाला, और ये दूसरा वाला जिसमें गोला गोला बना हुआ है, ये एलएनजी का टैंकर है। ये बेसिकली जो गोला बना हुआ है ये क्रायोजेनिक वेसल्स हैं। क्रायोजेनिक वेसल मतलब यहाँ पर टेम्परेचर क्रायोजेनिक टेम्परेचर के रेंज में मेंटेन करके रखा जाता है, जिससे जो इसमें गैस भरी रहती है वो लिक्विफाइड फॉर्म में बनी रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल जो कच्चा तेल होता है वो समुद्र के किनारे जाता है, तो वहां से पाइपलाइन के माध्यम से वो टैंक में भर दिया जाता है। ये टैंकर जब जाता है तो रीगैसिफिकेशन टर्मिनल होते हैं। रीगैसिफिकेशन टर्मिनल पे जब ये जाता है तो वहां पर इससे लिक्विफाइड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, नेचुरल गैस को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिफाइनरी है। रिफाइनरी किसी ने देखी है कभी? कोई मुंबई गया हो, उधर चेंबूर में भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, तो उसके बगल में एक फ्लाईओवर बना है, उससे जाते हैं तो दिखती है रिफाइनरी। है मुंबई वाले हैं ये। बताओ आर्यन बेटा, गए हो कभी? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है शायद उसका नाम, रोड का, उससे दिखता है। आर्यन गए हैं? देखिए ऊपर से देखा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए एक मुंबई में उसमें गैस निकलती रहती है फ्रीवे के ऊपर से। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके आगे सुभाष भाई प्लीज। हाँ, ये रिफाइनरी के अंदर का जो सेटअप होता है उसको मैंने एक स्लाइड में बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की है। ये फोटो मैंने कहीं से डाउनलोड किया है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड से देखिए कच्चा तेल आता है एक सिस्टम में, और कच्चा तेल को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में जो उसके वेपर्स बनते हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, वो इकट्ठा किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ निकलता है उसमें से। किसी टेम्परेचर पर नैफ्था निकलेगा, फिर गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, गैसोलीन निकलेगा, फिर पैराफिन ऑयल निकलेगा, डीजल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं, और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो उसके आगे लिखा हुआ है। सबसे ऊपर निकलता है सबसे हल्का पदार्थ जो होता है वो गैस होती है, जो जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद नैफ्था, उसके बाद गैसोलीन। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका ज्वलनशीलता होती है कि कौन सा पदार्थ कितनी जल्दी आग पकड़ लेगा, उसका क्रम भी ऊपर वाले पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है। मतलब ऊपर वाला पदार्थ सबसे जल्दी आग पकड़ेगा, उसके बाद दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला, इस तरीके से ये ऊपर से नीचे के क्रम में चलता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है सर बच्चों के लिए। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये बताएं विशेष सर कि ऐसे ये अलग अलग महंगा क्यों होता है? कोई चीज अलग अलग दाम में होता है, वो कैसे डिसाइड हो रहा है कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है? बेसिकली ये भी डिमांड और सप्लाई का ही मामला है। अच्छा, यहाँ से प्रोसेस नहीं, यहाँ से नहीं डिपेंड करता है? यहाँ से तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लगभग एक ही जैसा प्रोसेस होता है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैं बताऊं कि डीजल जो होता है वो जो मार्केट में बिकता है उससे 12-13 रुपए कम रेट में बिकता है इंडस्ट्रीज को। अच्छा अच्छा, समझ गया। फिर वो तो दूसरा टैक्स वगैरह का भी फर्क होता है, चार्जर समझ समझ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई फर्क नहीं है, यहाँ से सेम है लगभग? यहाँ से सेम है, यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा प्योरिफिकेशन किसी का ज्यादा हो रहा हो। बेसिकली इसमें और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सल्फर कंटेंट निकालना है तो नैफ्था या केरोसिन को अगर हम देखें तो केरोसिन में निकालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन डीजल और पेट्रोल जो है, गैसोलीन जिसको लिखा हुआ है, इसको चूंकि हमें कंज्यूमर व्हीकल्स में यूज करना है
जो सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हैं, तो हाँ। इसमें सरकार के नियम के अनुसार अभी जो सल्फर का कंटेंट है उसको 10 पार्टिकल पर मिलियन से कम करना है, 10 अच्छा। ppm से कम करना है, हाँ तो उसको BS6 ग्रेड बोला गया है। हाँ, समझ गया। तो वो उस प्योरिफिकेशन में हो सकता है ज्यादा उसमें खर्चा लगे, तो इसलिए वो प्रोडक्ट हो सकता है कि थोड़ा महंगा हो। तो जी इस तरीके से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बेसिकली डिस्टिलेशन में कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत। चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये इस स्लाइड के बाद में मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा, कच्चा तेल जब जाता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग पदार्थ बनता है। इतना तक अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये हो गया सर। नेक्स्ट स्टोरेज वाला, स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद आगे वाली स्लाइड में ऑयल स्टोरेज। अब जो हम बात कर रहे थे अभी, जब कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में तो वहां पहले कच्चे तेल का स्टोरेज होता है, और उसके बाद में जब ये पेट्रोल डीजल ये सब बन जाता है तो उसका भी स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज के लिए दो तरीके के टैंक यूज किए जाते हैं। एक को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, जो इसमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और दूसरा होता है एबव ग्राउंड स्टोरेज टैंक। अंडरग्राउंड का मतलब जो धरती के नीचे होगा, एबव ग्राउंड का मतलब जो धरती के ऊपर होगा। और ये जैसे दिख रहा है टैंक, इसमें हम लोअर कर रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं धरती में, इसी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करके जमीन के नीचे डाल देते हैं। और जो राइट साइड में दिख रहा है वो एबव ग्राउंड टैंक होता है, उसका भी कंस्ट्रक्शन होता है। एबव ग्राउंड टैंक का स्टोरेज ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा तेल भर सकते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं। अंडरग्राउंड वाले छोटे टैंक होते हैं। नॉर्मली पेट्रोल पंप पर अंडरग्राउंड टैंक डाला जाता है, एबव ग्राउंड टैंक नहीं देखा होगा आपने। जी। लेकिन अगर कोई डिपो किसी ने देखा हो, ट्रेन की लाइन के किनारे होते हैं डिपो अक्सर, तो उसमें एबव ग्राउंड टैंक दिखता है। उसका कारण क्या है कि जहां हमें ज्यादा तेल स्टोर करने की जरूरत होती है वहां पर एबव ग्राउंड टैंक होता है। और जो राइट साइड वाली फोटो है उसमें आप देखिए, फोटो में पहले आपको पाइपलाइंस दिख रही हैं सामने। ये पाइपलाइन से सारे टैंक कनेक्टेड होते हैं। ये सारे टैंक कनेक्टेड होते हैं जहां पर टैंकर भरा जाता है, या जहां पर हमें जैसे रिफाइनरी की बात करें तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोल डीजल और अलग अलग प्रोडक्ट बना के उसको टैंक में स्टोर कर लिया। अब उसको हम आगे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे, उसकी वो आगे की स्लाइड में चलेगा। सर एक चीज ये बताएं, जैसे रिफाइनरी के पास ही ये टैंक होता होगा स्टोरेज वाला? हाँ, रिफाइनरी कैंपस में ही होता है। अच्छा, बहुत। आप रिफाइनरी ट्रांसपोर्ट। कैंपस में ही सुभाष भाई हाँ। ये सारे स्टोरेज टैंक होते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद जब रिफाइनरी में हमने स्टोर कर लिया तो वहां से फिर तेल के डिपो होते हैं या टर्मिनल्स होते हैं जहां पर हमें तेल भेजना होता है। वो कैसे जाएगा तेल, उसके लिए 4 तरीके हैं जो इसमें लिखे हुए हैं स्लाइड में। पहला तो पाइपलाइन है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, अभी मेरी पोस्टिंग है संगरूर में, पंजाब में। यहाँ पर जो गुजरात में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वहां से पाइपलाइन संगरूर पंजाब तक बिछी हुई है। यहाँ पर तेल आता है पाइपलाइन के माध्यम से, फिर उसी तेल को इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वो इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपसी सहमति के आधार पर लेते हैं। और सर जैसे जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं वहां पे क्या, वहां पे पाइपलाइन से जाता है कहीं पर ऐसी बस पाइप? बस अब इसके आगे अभी सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। अच्छा, ठीक। अभी क्या हुआ कि हम कच्चे तेल को हमने निकाला समुद्र से, वहां से रिफाइनरी में आया कच्चा तेल। कच्चा तेल रिफाइनरी से आने के बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग फॉर्म में चेंज हो गया, उसको हमने स्टोर कर लिया। अब उससे हम डिपो लोकेशन में भेज रहे हैं। डिपो के बाद में हो जाएगा पेट्रोल पंप पर। ठीक है, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि रिफाइनरी से डिपो तक कैसे जाएगा। ठीक है। तो वो जाएगा पाइपलाइन से, रोड टैंकर से। रोड टैंकर देखा है कि सबने देखा होगा, जो सड़क पर टैंकर चलते हैं, हाँ। उसकी फोटो भी आएगी अभी। और इसी तरीके से ट्रेन से जाता है, रेल में गोल गोल डिब्बे होते हैं जिसमें तेल भरा होता है, उसको रेल वैगन कहते हैं, सबने देखा होगा, उसकी फोटो भी आएगी आगे। सर और जो इसी तरीके से डिपो बोल टैंकर रहे हैं, शिप्स होते हैं। सर ये जो डिपो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब कर रहे हैं आप? रिफाइनरी से डिपो तक, डिपो मतलब क्या हुआ? डिपो का मतलब होता है कि जैसे रिफाइनरी में तो कच्चा तेल जो आया उसको हमने पेट्रोल डीजल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अब रिफाइनरी तो बहुत कम जगहों पर है, हाँ। वहां से जैसे अभी अब मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम की, तो भारत पेट्रोलियम की मुंबई में एक रिफाइनरी है।
अब अगर मुंबई से गोवा जाना है तेल हाँ तो कैसे जाएगा? रिफाइनरी से अगर हम सारे पेट्रोल पंपों पर भेजने लगेंगे हाँ। तो रिफाइनरी उतना लोड हैंडल नहीं कर पाएगी। पेट्रोल पंप तो हजारों की तादाद में है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए क्या किया गया कि छोटे छोटे मतलब 3-3 4-4 जिलों के बीच में डिपो बना दिए गए हैं। अच्छा, जहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। जहां पर जाकर रिफाइनरी से ट्रांसफर करके वहां भर दिया जाता है। वहां भी जैसे रिफाइनरी के अभी टैंक मैंने दिखाए उसी तरीके से वहां पर भी टैंक बने होते हैं, वहां पर तेल भर दिया जाता है। अभी मैंने दिखाया था ना उसमें ठीक। पाइपलाइन वाला। तो ऑयल डिपो में जाने के लिए ये तरीके हैं: पाइपलाइन, रोड टैंकर, रेल वैगन और टैंकर शिप। टैंकर शिप जो है यहाँ पर छोटी थोड़ी यूज की जाती है, बार्जेस यूज किए जाते हैं। बार्जेस थोड़े छोटे शिप्स होते हैं जो समुद्री तट किनारे से एक समुद्री लोकेशन से दूसरी समुद्री लोकेशन तक, मान लीजिए कोई टर्मिनल है, वहां तक अगर तेल ले जाना है तो समुद्र के रास्ते भी ले जाते हैं। बहुत। तो बेसिकली सड़क के रास्ते हम पाइपलाइन, रेल और ये टैंकर 3 तरीके से ले जाते हैं। ये जो ऊपर 3 है, ये पाइपलाइन, रोड टैंकर और रेल वैगन, ये तीनों सड़क मतलब जमीन पर जाएंगे, सरफेस ट्रांसपोर्ट है। और जो टैंकर शिप्स हैं ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। हवा से तेल नहीं भेज सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा और उतने बड़े हमारे पास स्टोरेज नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अभी सारे सवालों का जवाब आएगा। लोग अपने जो मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को उत्सुकता आ रही है। लेकिन अभी जब पूरा मैं बता दूं तो उसके बहुत सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। ये पाइपलाइन का मैंने फोटो दिया है, जिस तरीके से पाइपलाइंस होती हैं रिफाइनरी से दूसरे लोकेशन तक या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। ये तो अंडरग्राउंड होती है, ओवरग्राउंड होती है? अंडरग्राउंड होती हैं। ये तो कहीं मतलब टर्मिनल के अंदर की फोटो है। हाँ, सही। इसलिए कि दिखाई पड़े, अंडरग्राउंड की फोटो लेंगे तो पाइपलाइन दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक। अंडरग्राउंड पाइप होती है। ये है रोड टैंकर। अभी किसी ने पूछा था कितना बड़ा होता है। इसकी कैपेसिटी 12,000 लीटर से लेकर 40,000 लीटर तक की होती है। करीब 12,000 लीटर से कम कैपेसिटी के भी हैं। नॉर्मली जो हम सड़कों पर देखते हैं वो 2 कैपेसिटी के टैंकर होते हैं, 12,000 लीटर और 20,000 लीटर, जो डिपो में यूज किए जाते हैं। और इसमें भी मैं बता दूं कि ये पूरा एक टैंक नहीं होता है। ये जो बड़ा टैंक पीछे दिख रहा है, इसमें अलग अलग पार्टीशन होता है और नॉर्मली 4 अलग अलग टैंक इसमें होते हैं। अच्छा अच्छा। तो इससे ये फायदा होता है कि एक में पेट्रोल, दूसरे पोर्शन में डीजल भरा जा सकता है अलग अलग। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर ये है रेल का जो वैगन मैंने बताया, ये सबने देखा होगा। अब अगर रेल वैगन से ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो इतनी महंगी पाइपलाइन डालने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप देखें तो इसमें फोटो में भी दिख रहा है कि रेल वैगन गीला है। गीला कैसे होगा? जब तेल छलकेगा। छलकने का मतलब लीकेज, नुकसान। जब पाइपलाइन डाल देते हैं तो नुकसान बिल्कुल खत्म हो जाता है। 1 टाइम कॉस्ट है पाइपलाइन की, लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं है। इसमें भी 3-4 हिस्से होते थे, जैसे उसका, जैसे एक टैंक इसमें पूरा एक जो डिब्बा है ये पूरा एक होता है। अच्छा। इसमें अलग अलग डिब्बे जुड़े होते हैं, एक डिब्बे में एक ही प्रोडक्ट होता है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता। और इसमें लगभग 60,000-65,000 लीटर के करीब तेल आता है। अच्छा। एक डिब्बे में। वो 20,000 हुआ या 65,000 हो गया? हाँ, 12,000 की छोटी गाड़ी होती है, 20,000 की बड़ी गाड़ी नॉर्मली डिपो में। आगे। हाँ, ये पेट्रोलियम टर्मिनल है। इसकी फोटो मैंने दिखाई थी पहले अभी। हाँ, ये तो है। जैसे दिखाया था एबव ग्राउंड टैंक, उससे पहले जाइए। अच्छा, सॉरी। पेट्रोलियम टर्मिनल है, इसमें टैंक होता है और टैंक के साथ साथ सब लोग सर्च कर लेंगे, एक गैंट्री एरिया होता है, टैंक लॉरी फिलिंग गैंट्री। वहां पर क्या होता है, जो टैंकर होते हैं सड़क पर चलने वाले, ये वहां पर एक लोहे का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर से पाइप लगी होती है और प्लेटफॉर्म बना होता है टैंक लॉरी के ऊपर वाले हिस्से के बराबर में। उस प्लेटफॉर्म के नीचे ले जाके वो गाड़ी खड़ी हो जाती है, पाइप उसमें लगा दिया जाता है और मशीन मोटर ऑन कर दी जाती है। तेल उसमें इस टैंक से निकलकर पाइपलाइन के माध्यम से होता हुआ टैंकर के अंदर चला जाता है और टैंकर भर जाता है। बॉक्सेस कितने होते हैं ऑयल ट्रेन में डिपेंड करता है, कोई छोटी रेक होती है, कोई बड़ी रेक होती है।
60-70 के करीब हो सकते हैं। आगे बढ़िए सुभाष भाई। हाँ। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि पेट्रोलियम टर्मिनल तक आ गए हम, यहाँ पर स्टोर कर लिया हमने एबव ग्राउंड टैंक में प्रोडक्ट या अंडरग्राउंड टैंक में, और पाइपलाइन के माध्यम से हमने टैंकर में भर दिया। अब टैंकर से कहाँ जाएगा पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल पंप पर। तो ये रहा एक पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप सबने देखा होगा, सब लोग पेट्रोल पंप पर गए होंगे। ये जो पेट्रोल पंप फोटो में दिख रहा है, इसकी खासियत मैं बता दूं कि ये पेट्रोल पंप कानपुर में है, और इस पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन मैंने करवाया था, मैं इंजीनियर इंचार्ज था, इसलिए मैंने इसकी फोटो लगाई है। इसमें सर पेट्रोल कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ पर है? हाँ बताता हूँ, इसके आगे एक फोटो, ये जो राइट साइड वाली फोटो है, हाँ राइट साइड वाली फोटो, हाँ, इसमें ये अगर सब लोग देखें तो एक चैम्बर दिख रहा है काले रंग का, ये बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक होता है, और अंडरग्राउंड टैंक में ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में मैनहोल चैम्बर बनाया जाता है जिसको लोहे से ढक दिया जाता है। ये ढका हुआ है, इसके नीचे टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक, जैसे हमने अभी पहले फोटो में देखा था, और उसी अंडरग्राउंड टैंक को यहाँ पेट्रोल पंप पे डाला जाता है, उसके अंदर तेल होता है। जब टैंकर आता है तो इसमें पाइप लगी होती है, पाइप कनेक्ट हो जाती है टैंकर से, और ये जो अंडरग्राउंड टैंक है इसमें तेल भर जाता है, और अंडरग्राउंड टैंक में ही मोटर लगी होती है, और उससे पाइपलाइन लगी होती है मशीन तक। तो जब मशीन का नोजल उठाते हैं तो सिस्टम ऐसा होता है कि मोटर चल जाती है जो टैंक के अंदर वाली होती है। जैसे ही मोटर चलती है तो प्रोडक्ट निकल के तुरंत पाइपलाइन से मशीन तक पहुंचता है, नोजल से जो नोजल उठता है ना, जिससे हम अपनी गाड़ी में तेल भरते हैं, जो अटेंडेंट होता है तेल भरता है, नोजल से तेल निकलने लगता है और हमारी गाड़ी में भर जाता है। ठीक है, आगे चलें सुभाष भाई। ये जो है नेचर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेफ हैंडलिंग। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेफ हैंडलिंग नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा जो होता है इस इंडस्ट्री में काम करने का, वो ये होता है कि कभी भी आग लग सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी होती है, आग से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं पेट्रोलियम टर्मिनल में, और जो पूरी चेन हमने देखी वहां पर, उसके बावजूद भी कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटनाएं हो जाती हैं। उनसे निपटने के लिए हम पानी का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर आ जाएगा तेल, तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी के साथ साथ हम फोम मिलाते हैं। इसमें भी आप देखिए फोम जैसा दिख रहा है जो आग बुझाई जा रही है। तो फोम का इंतजाम सारे डिपो में सब जगह पर होता है, पेट्रोल पंपों पर नहीं होता, क्योंकि वहां पर इतना स्टोरेज नहीं होता है, और पेट्रोल पंपों पर आग बुझाने का अन्य इंतजाम होता है। ये चीज मैंने इसलिए बता दी क्योंकि सारे बच्चे हैं, जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहां पर गाड़ी अपनी बंद कर दें, गाड़ी का इंजन बंद कर दें, मोबाइल का उपयोग ना करें, क्योंकि इन सब चीजों से आग लगने का खतरा रहता है। आगे बढ़े सुभाष भाई। ये है कि अब हम पेट्रोलियम को बचाएं कैसे, बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास सीमित रिजर्व है, ये हमने देख लिया, लाखों करोड़ों साल में बना है, तुरंत बन नहीं पाएगा, तो इसके लिए हमें बचाना चाहिए। तो पेट्रोलियम पदार्थ में सारे पेट्रोलियम पदार्थों को बचाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एलपीजी का लिया हुआ है। एलपीजी को बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, एलपीजी कैसे हम बचाते हैं, सब लोग जानते हैं। हमें साफ सफाई रखनी चाहिए बर्नर की, हमेशा हमेशा वो करना चाहिए, ढक्कन बंद करके कुकर का यूज करना चाहिए, फालतू गैस यूज नहीं करनी चाहिए। और बाकी और आप इंटरनेट पर देख लेंगे, सब मिल जाएगा कैसे गैस बचाई जाती है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को सेंसिटाइज कर दूं कि ईंधन कम है, इसको सहूलियत से उपयोग करें, जिससे जब आप बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब तक ये चलता रहे। इसके बाद राइट साइड में पेट्रोल और डीजल बचाने के तरीके हैं। गाड़ी में हवा का दबाव हमेशा बढ़िया बना रहना चाहिए, और अपनी गाड़ी फालतू स्टार्ट करके नहीं रखनी चाहिए, टायर का प्रेशर ठीक होना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, और एक सामान्य स्पीड से चलना चाहिए। बहुत तेज चलेंगे, बहुत धीमे चलेंगे, अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो उससे तेल ज्यादा खर्चा होता है। अगर कोई 40 और 50 किलोमीटर की स्पीड से चले तो तेल सबसे कम खर्चा होगा और एवरेज सबसे अच्छा आएगा। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हम धीरे धीरे चलते हैं, देर में पहुंचेंगे, देर तक गाड़ी चलती है, लेकिन तेल का खर्चा सबसे कम होता है उसमें। आगे चलें सुभाष भाई प्लीज। पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से
नुकसान क्या होता है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है और ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है इससे, जो पेट्रोल और डीजल चलता है, जिससे अब CO2 जलता है तो CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं सारे बच्चे? अभी कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो मुझे लगता है वो नहीं जानते होंगे। मैं मोटे तौर पर ये समझा दूं कि जब पेट्रोल और डीजल जलता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो गर्म होती है। एक ओजोन की लेयर है हमारी धरती के चारों तरफ, ओजोन की लेयर के अंदर की जो हवा है वो गर्म होती जाती है, और गर्म होती जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। उससे बर्फ जो है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, वो पिघल सकती है, समुद्र का तल ऊपर हो सकता है और उसके कारण बाढ़ आ सकती है। और भी बहुत सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो दुष्परिणाम होते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, वो सब नुकसान भी हैं। तो पेट्रोल डीजल का उपयोग इसलिए भी कम करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज सुभाष भाई। हार्मफुल इफेक्ट्स, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ सारे बच्चों को कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने से क्या क्या नुकसान है, ये सब लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करेंगे और अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करेंगे और गुरुकुल में भी शेयर करेंगे। और पेट्रोल और डीजल कई बार ऐसा होता है कि लीक कर जाता है, जो प्रोसेस है निकालने का, समुद्र में लीक कर गया या जमीन पे लीक कर गया या नदी में बह गया, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो एक्वेटिक लाइफ है, जो समुद्र के अंदर जीव जंतु रहते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज सुभाष भाई। डिफरेंस बिटवीन LPG एंड CNG। हमारे पास टाइम चूंकि थोड़ा कम है, 8 बज गया है, मैं ये कहूंगा कि ये आप लोग सब लोग सर्च कर लेंगे। मैं मोटे तौर पर ये बता दूं कि LPG जो होती है, दोनों हाइड्रोकार्बन है। सारा जो कच्चा तेल है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। LPG भारी होती है, CNG हल्की होती है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर LPG लीक करे तो LPG हवा से भारी होती है और CNG हवा से हल्की होती है। LPG अगर लीक करेगी तो हवा से भारी होने के कारण धरती पर इकट्ठा होती रहेगी और आग लगने का खतरा बढ़ता रहेगा। और अगर CNG लीक करेगी तो चूंकि हवा से हल्की होती है तो वो उड़ती रहेगी, तो उससे आग लगने का खतरा कम रहता है। ये एक मोटा फर्क है। बाकी और मैं बच्चों को ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि उसके बीच में डिफरेंट सर्च करेंगे, ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्लीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी स्लाइड थी। अब किसी का कोई सवाल है, कोई ऐसा गंभीर सवाल, तो वो पूछ सकते हैं। और चूंकि 8 बज गया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय का ध्यान रखते हुए पूछने, और अगर कोई अलग सवाल होगा तो सुभाष भाई मेरा ईमेल ID या WhatsApp नंबर दे देंगे, और कोई बच्चा अलग से भी पूछ सकता है, मैं अलग से भी बता दूंगा मैं विजेन सर ये अगर बाकी लोग जानना चाहें तो। विवेक सर मैं ये करूंगा कि मैं आपको उस ग्रुप में 2 दिन के लिए जोड़ देता हूँ, बच्चों का जो ग्रुप है। 1-2 दिन जो बच्चे पूछे एक दिन आप। बताइए कोई सवाल। हाँ चले, कोई क्वेश्चन प्लीज फिंगर रेस करें, फिंगर रेस करें कोई। फर्स्ट स्क्रीन पे किसी का फिंगर रेज नहीं। सेकंड फिंगर नव्या, पूछो बेटा और बाकी आज का सेशन कैसा रहा वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली या नहीं मिली। पूछो बेटा नव्या। सर तो सर बता रहे थे कि सर जब मतलब विवेक सर जब बताए। सुभाष भाई हैं क्या? हाँ हाँ हूँ मिशन रवि, बोले बोले विवेक सर बोले। सर जब विवेक सर जब नव्या रुक जाओ एक मिनट। कोई बच्चा है, किसी का कोई सवाल है तो आप टेक्स्ट लिख दीजिए। हाँ हाँ मैं उसको पढ़ लूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। विशेन भाई ये एक बच्चे एक बिटिया क्वेश्चन पर, नव्या पूछे क्वेश्चन अपना। सर विवेक सर बता रहे थे कि हम कभी ना कभी मतलब कोयला मतलब कोल बन जाते हैं, तो ना कि हम जब ऐसे कि किसी ने अगर ज्वेलरी पहनी हो तो वो भी क्या कोयले में बदल जाती है। मेरे ख्याल से खत्म करने का टाइम आ गया है। विशेन भाई ये नव्या क्वेश्चन है। एक डिब्बे में कितना तेल आता है? डिब्बा नहीं होता बेटा, तो डिब्बे में तो अलग अलग, आप 5 लीटर के डिब्बे में तेल भर लो तो 5 लीटर आ जाएगा। जो बैरल होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें 159 लीटर के करीब तेल आता है। विशेन भाई ये क्वेश्चन है बिटिया का कि अगर क्या कहते हैं, अगर किसी ने ज्वेलरी पहनी हो। कोई और सवाल? हाँ विशेन भाई मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? हेलो विशेन भाई, मेरी आवाज आ रही है विशेन भाई?
किसी का और कोई सवाल? विशेन भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? सुभाष भाई? हाँ विशेन भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। विशेन भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज कार्तिक हेलो सवाल लिखिए अपना। विशेन भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू विनायक जी। नव्या बेटा ओके, विनायक कोई सवाल लिख रहा था। विवेक सर मेरी थैंक यू आवाज आ वेरी रही है मच। आपको? हाँ थैंक यू। थैंक यू। चलिए नव्या बेटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? लगता है विशेन सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। एक मिनट, रिफाइनरीज में क्या लिखा है? एक क्रूड ऑयल बॉयल हो जाता है ना, बॉयल। रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल बॉयल हो जाता है ना। हाँ, वहां पर बेसिकली उसको गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। हमारे गैस स्टोव तक गैस कैसे आती है? एलपीजी सिलेंडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैंने बता दिया। और पीएनजी क्या होता है कि पाइपलाइन से आती है नेचुरल गैस। जो जो जानकारी मैंने बताया, टाइम की कमी के कारण हम जो नहीं कवर कर पाए हैं वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो आप लोग कवर कर लीजिएगा। कोयला किससे बनता है? पेड़ पौधों से। जब बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक दबे रहते हैं पेड़ पौधे सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, तब उनसे कोयला बनता है। प्लास्टिक गैस सिलेंडर कब बने? प्लास्टिक का। ठीक है बेटा मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। चलो वैष्णवी आप प्रेयर करो। गुरु हेलो, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। हरि ओम। राष्ट्रगान करो बेटा, राष्ट्रगान सभी लोग करेंगे। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ जय गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे दादी फोन कर रही हैं, जरा उनसे बता दो कि उसमें आगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। विजयन सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो विजयन सर मेरी आवाज आ रही है? हम्म 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 मेरी तरफ से आवाज नहीं है, पता नहीं क्यों।
विशेन सर मेरी आवाज आ रही है? विवेक सर ठीक है, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सभी को नमस्ते, शिवरात्रि शुभरात्रि। जय श्री कृष्ण।